हम्म देखो, ये पॉइंट सबने देख लिए थे 1 2 वाले। नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लेना। इसमें कुछ प्रॉब्लम लगती है तो भी पूछ सकते हो, वैसे कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए लेकिन आ सकती है, तो पूछ लेना। पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस में कुछ नहीं है। जब हमने पोटेंशियल एक चार्ज की वजह से निकाल लिया कहीं पे, जैसे एक चार्ज की वजह से अगर हमको पता है कि इस पॉइंट पे, जो कि इस चार्ज से r डिस्टेंस दूर है, पोटेंशियल कितना होगा, है ना, पता है हमको, वो फॉर्मूला हम डिराइव कर चुके हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई, अगर ये चार्ज क्यू है तो क्यू बाई आर, डिराइव हो चुका है। और ये कोई वेक्टर क्वांटिटी भी नहीं है कि हमको वेक्टर डायरेक्शन वो सब वगैरह सब कुछ देखनी पड़े। सही है। अगर यही चीज बहुत सारे चार्जेस की वजह से हो तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, बस खाली ये फर्स्ट चार्ज हो जाएगा, ये फर्स्ट पोटेंशियल, ये फर्स्ट चार्ज और फर्स्ट डिस्टेंस भी, क्योंकि उस चार्ज से अलग डिस्टेंस आएगी ना। कोई दूसरा चार्ज होगा उससे कुछ अलग डिस्टेंस आएगी और वो दूसरा चार्ज भी होगा, तो यहाँ पे वो Q2 R2 होने लगेगा, ये V2 हो जाएगा। ऐसे ही V1 V2 V3 V4 V5 जितने हैं सब कैलकुलेट कर लेंगे हम, और सबको सीधे नंबर के जैसे ऐड कर देंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड सो ऑन प्लस Vn। आया सबको समझ में? कहीं यस इसमें सर। कुछ ऐसा मतलब कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं, क्योंकि इसमें डायरेक्शन वायरेक्शन का भी कोई चक्कर नहीं है, एज सिंपल एज दैट। और इन सब में से जब हम ये करेंगे तो सब में से कॉमन आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अंदर सब में बचेगा Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस Q3/R3 डैश डैश डैश, ऐसे ही बचेगा, क्योंकि यही सब चीजें बस अलग हैं, ये तो सेम ही है ना सब में। क्लियर हो गया सबको? सिंपल ही था ये। ये काफी हद तक सिंपल, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में तो हमको वेक्टर भी देखना पड़ा था, वेक्टर सम करना पड़ा था, याद है ना सब में, लेकिन इसमें तो वो भी नहीं है, इजीली बस सबका पोटेंशियल निकालो और सबको कर दो ऐड, एज इट इज, कुछ नहीं है कॉम्प्लिकेशन। ठीक। वही अगर हम टोटल चार्ज की वजह से भी देखें तो वो चीज ऐसे आ ही जाती है, उसमें कोई डाउट है ही नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। We have seen in chapter 1 that for a uniformly charged spherical shell, the electric field outside the shell is as if the entire charge is concentrated at the center। तो वो जो कॉन्सेप्ट था लास्ट वाले में, कि अगर एक शेल पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी, तो अगर उस शेल के हम बाहर कहीं पे किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं, यहाँ किसी पॉइंट पे, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू याद है सबको, ऐसी आ रही थी जैसे ये सारा का सारा चार्ज इसके सेंटर पे लोकेटेड है। याद है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R² आ रहा था, ये R यहां से था, कुछ याद है? यस। ठीक है ना? तो ये, जबकि एक्चुअली में ये चार्ज यहाँ लोकेटेड नहीं था। स्फेयर पे अगर तुम डिस्ट्रीब्यूट करोगे चार्ज, अंदर जाने का तो रास्ता ही नहीं है ना, क्लोज सरफेस है, क्लोज्ड है स्फेयर, शेल जो है, तो सरफेस पे रहेगा। तो फिर ये ऐसे आ रहा था, वही चीज स्ट्रेंज लगी थी जो हमने बताई भी थी, ये स्ट्रेंज है क्योंकि चार्ज सेंटर पे एक्चुअली लोकेटेड है नहीं, लेकिन उसकी वैल्यू जो आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो लग ऐसे ही रहा है कि वो चार्ज सेंटर पे लोकेटेड है। समझ में आई बात? सेम चीज पोटेंशियल में भी होगी। हम्म सेम इफेक्ट तुमको पोटेंशियल में भी देखने को मिलेगा, कि जब तुम निकालोगे सारे चार्जेस की वजह से, तो पोटेंशियल भी इसका इस पॉइंट पे ऐसा ही आएगा। समझ रहे हो? इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालोगे तो यही आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में अपॉन में R² होता था, इसमें Q/R हो जाएगा। क्लियर? किसी कुछ डाउट है पूछना इसमें? नहीं ना? नहीं सर, सर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, अगर आप बीच में डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी सर। बताओ, लेकिन कोई बात तो सर ना, आप ना हर एक चीज, ये जैसे कुछ भी जो भी आप पैराग्राफ वगैरह पेजेस में पढ़ाते हो ना, उसमें ये चीज बता दिया करिए कि सर ये वाला चीज इंपॉर्टेंट है, ये वाला चीज एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, मैं उसे नोट करते हुए चलता हूँ ना, इसलिए बाद में रिवीजन करने में मेरे काम आ जाएगा सर। नहीं, मतलब तुम उसी से एनसीईआरटी से ही पढ़ रहे होते हो क्या? हाँ सर, मैं सामने एनसीईआरटी खोल के ही बैठा पड़ा हूँ और अपने नोट्स की बुक खोल के बैठा हूँ ना, इसीलिए। नहीं, तो बात यह है कि इसमें अनइम्पॉर्टेंट हम हटा नहीं सकते। ठीक है। हम बता रहे होते हैं काफी सारी चीजें, तो इसमें हम ऐसा कुछ तो मुश्किल है कि हम बता पाए कि कोई चीज अनइम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है लगभग नहीं लगभग नहीं सब कुछ। सर, वो ये नहीं बोल रहा सर, वो बोल रहा है कि आप ये बताते चलो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि यही तो हम बोल रहे वो हैं। मार्क करता तो चले। क्योंकि सर देखो। आपने क्योंकि हम्म सर आपने कई सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और पेपर्स वगैरह ये सब देख रखे हो ना, आपको इतना सारा एक्सपीरियंस है, इसलिए अब मैं तो पहली बार ही 12 दूंगा।
वो इसलिए आप सही इस है, लेकिन सुनो तो एनसीईआरटी में पहले ही बड़ा हिसाब से ही दिया हुआ है, बड़ी हिसाब भर की चीजें दी हैं। और बात ये है कि अब पैटर्न पहले जैसा नहीं रह गया है। कि मतलब किसी फॉर्मुलेशन बेस्ड पे एग्जैक्टली ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, वो प्रैक्टिस कर लो और हो जाएगा। पूरी तरह ऐसा नहीं है। बात यह है कि इसमें तो यहाँ कोई एक लाइन पड़ी होगी ना, उससे भी क्वेश्चन आता है। यहाँ पे एक चीज दी होगी, छोटी सी चीज दी होगी जो वहां पे लगता है छोटी सी है, उससे भी क्वेश्चन आ जाता है। समझ रहे हो? एक जो चीज थी, तुम लोगों को याद होगा कि गॉसियन सरफेस किसी एक डिस्क्रीट चार्ज से पास नहीं कर सकती है ना? हम जो गॉसियन सरफेस चूज करते हैं वो एक डिस्क्रीट चार्ज से पास नहीं कर सकती है। ये हमने बताया था, याद है? हाँ सर। हम क्योंकि अगर वो ऐसा करेगी तो उस हम गॉसियन सरफेस की हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बता पाते हैं, इस पॉइंट पे नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हमें चार्ज से समथिंग आर डिस्टेंस पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड पता होती है, उसका फॉर्मूला है। लेकिन एग्जैक्टली exactly चार्ज पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी चार्ज की वजह से नहीं पता होती है, क्योंकि उसके लिए हमको आर को रखना पड़ेगा जीरो, 1/0, इन्फिनाइट होने लगेगा। और इनफाइनाइट के चक्कर में हम उसको अनडिफाइंड कहेंगे, मतलब हमें नहीं पता वहां पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि जितना हम क्लोज टू चार्ज जाएंगे बढ़ती जाएगी। तो हमने बताया ना, ऐसी जरा सी चीजों पे भी क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें कुछ ऐसा पर्टिकुलर वे में नहीं है कि वो वही चीज इंपॉर्टेंट है। तुम बात को समझो, देखो, अभी तुम बस पढ़ते जाओ। और वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, वो वाले जो हैं बोर्ड वाले, एनसीईआरटी के, उनमें जहां जहां प्रॉब्लम आएंगे ना, तुम्हें खुद दिखेगा कि तुम्हें कहां से वापस जाके देखना है। समझ में आई बात? क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट चल रहा है। हम कुछ मार्क करेंगे तो उसका मतलब है कि हम कुछ छोड़ेंगे भी। समझ रहे हो? पूरा थोड़ी ना मार्क करके तुमको दिखा देंगे कि ये देखो, यस ये सर। देखो, ये देखो। इसलिए कह रहे हैं, अभी जितना बता रहे हैं ना, उसको अच्छे से समझते चले जाओ। हाँ, और जब भी क्वेश्चंस करोगे तो उसको रिकॉल किया करो, तब देखा करो, तब उसमें प्रॉब्लम आती है ना तो हमको बताना, हम तुमको याद दिलाएंगे कि देखो एनसीईआरटी में यहाँ पे ये चीज दी गई है, तब मार्क कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी तुम बस पढ़ो और क्वेश्चंस करो, ठीक है? एनसीईआरटी क्वेश्चंस करो। जैसे फर्स्ट चैप्टर हो चुका है ना, फुल फ्लेज पे फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस होने चाहिए इस समय, सबको करने हैं। फर्स्ट चैप्टर के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस, सारे जो बोर्ड वाले जो लिंक हमने भेजी है उसके क्वेश्चंस, ठीक है? बाकी किसी के पास अरिहंत वरिहंत है तो उससे भी कर सकता है, ठीक है? क्योंकि उसमें कम से कम एमसीक्यू पैटर्न पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसलिए उससे कर सकता है। लेकिन वो प्रीवियस ईयर के तो करने हैं और ये भी करने हैं एनसीईआरटी के, ठीक है? ये काफी बेनिफिशियल होते हैं। हम इसमें कुछ भी चुन ओके नहीं सर। सकते, इसमें चक्कर ये है ना, रेफरेंस बुक्स में क्या होता है कि बोल्डेड में दिया होता है, और सच बताएं उसमें छोड़ दिया गया होता है, कई सारे पॉइंट छोड़ दिए गए होते हैं। लेकिन इसमें तुम, हम इतने दिन से एनसीईआरटी में दिखा रहे हैं तुम लोगों को, और जो चीजें हम बता रहे हैं जरूरी नहीं सब नहीं लिखी हैं, मैक्सिमम चीजें लिखी हैं। बीच बीच में एक लाइन आ जाती है, टू द पॉइंट बता के ये लोग निकल जाते हैं। इसीलिए हम कुछ अलग से इंपॉर्टेंट मार्क नहीं करवा रहे हैं, ठीक है? तुम पढ़ो, मतलब सभी पढ़ना जरूरी है, और सबको ही एज एन इम्पॉर्टेंट वे में पढ़ना जरूरी है। और डिस्क्रीट रखोगे, ब्रेक अलग अलग सोचोगे ना सबको, तो याद कम रहेगा। लेकिन अगर एक कहानी की जैसे तुम समझ के समझोगे, तो फिर तुमको वो इंपॉर्टेंट और अनइम्पॉर्टेंट वाला चक्कर थोड़ा कम, मतलब लगेगा, याद रखना नहीं पड़ेगा तुमको, इजीली याद रहेगा। एक वे है, एक फ्लो है हर चीज का। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर में फ्लो क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पता चला, उसके बाद चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज थी, क्या करते हैं चार्ज, रिपेल रिपेल करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, वो पता चला, तो उसके लिए फोर्स निकाला गया, क्योंकि अगर रिपेल अट्रैक्ट कर रहे हैं तो फोर्स होना चाहिए, फोर्स निकाला गया, कूलॉम लॉ लगा। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों रिपेल कर रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कर रहे थे, वो देखी गई, ये होती है। फिर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बहुत कुछ है जो जानने के लिए, तो वो जाना गया। फ्लक्स के बारे में जाना गया, वो सब उसी से रिलेटेड है। अगर ये सब चीजें हो गई, एक चार्ज के बारे में सब पता चल गया, तो डायपोल आ गया। दो चार्जेस अगर हम ऐसे रख दें तो क्या, एक फ्लो है। वो फ्लो कनेक्टिविटी में याद रहेगा तुमको कि ये इस वजह से ऐसे था, ये उस वजह से वैसे था। और वो क्वेश्चंस करते करते और रिफाइन होता जाएगा, क्योंकि अभी जरूरत नहीं लगेगी तो तुम नहीं समझ पाओगे क्या करना है। क्वेश्चंस करोगे ना तो समझ में आएगा कि अच्छा इस चीज की भी जरूरत है, इस कॉन्सेप्ट की भी जरूरत है। हम ओके बताएंगे सर। वो सही नहीं होगा, समझे? ओके सर। ओके क्वेश्चन करो, डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाओ, मतलब अभी इसके नहीं, पिछले वाले चैप्टर्स के क्वेश्चंस करो जाके। चलो आगे चलें अब। सर। यस सर। हाँ, किसने बोला? प्रियांशु? सर मेरी स्क्रीन नहीं चल रही है। ये तुषार तुम हो? वीडियो। यस सर। तुम्हारी स्क्रीन नहीं आ रही? सबकी आ रही है? हाँ सर, मेरी तो आ रही है। भाई मा- रिजॉइन कर यस लिया। मैंने भी आ रही है। तुम मतलब पहले लीव कर जाओ और फिर रीजॉइन करो, तुषार। यस सर। देखो, ये चीज समझ में आई ना सबको, कि आउटसाइड द स्फेरिकल शेल
हम पोटेंशियल यही वाला लिखेंगे, ये r ग्रेटर देन r यही था ना, आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, स्मॉल r ग्रेटर देन और इक्वल टू r। क्लियर है, याद है सबको? हाँ तीन सर। रीजन थे ना, आउटसाइड द शेल, ऑन द शेल एंड इनसाइड द शेल। आउटसाइड द शेल फील्ड आई थी, ऑन द शेल भी फील्ड आई थी, इन द शेल फील्ड जीरो आई थी, इनसाइड द शेल, याद है? लेकिन यहाँ पे इनसाइड पोटेंशियल जीरो नहीं आएगा। क्यों? क्यों नहीं? पोटेंशियल कोई उससे नहीं कटता है ना, क्या नाम है, क्या नाम उसके, किसी डायरेक्शन से कटता नहीं है। उसमें इनसाइड द शेल इसलिए जीरो आ रही थी क्योंकि जैसे कुछ चार्ज है वो इस तरफ फील्ड बना रहा है, कुछ चार्ज है वो इस तरफ फील्ड बना रहा है, कुछ चार्ज है जो इस तरफ फील्ड बना रहा है, कुछ चार्ज है जो इस तरफ फील्ड बना रहा है। तो हर पॉइंट पे फील्ड कैंसिल होती थी क्योंकि फील्ड वेक्टर है, ऑपोजिट होने के चक्कर में कैंसिल हो जाती थी, क्योंकि पूरा चार्ज तो पॉजिटिव ही डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, या पूरा नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूटेड है, हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूशन तो है नहीं पॉजिटिव नेगेटिव का। तो इस चक्कर में अंदर हर जगह कैंसिल आउट हो जाती थी। लेकिन पोटेंशियल तो कैंसिल हो ही नहीं सकता है ना, खुद ही सोचो। बात यह है, अगर हम यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रखें और यहाँ पे भी एक पॉजिटिव चार्ज रखें, सेम अमाउंट का चार्ज है, और उन दोनों के बिल्कुल बीच में देखें, यानी कि बिल्कुल सेंटर में, इससे भी r डिस्टेंस और इससे भी r डिस्टेंस, अब बताओ यहाँ फील्ड कितनी होगी? यहाँ फील्ड जीरो होगी। इसकी क्यों? क्योंकि q का r डिस्टेंस पे फील्ड कितना होता है? 1/4πε0 q by r स्क्वायर। और q का r डिस्टेंस पे फील्ड कितना होता है? 1/4πε0 q by r स्क्वायर। और पॉजिटिव चार्ज भाई फील्ड सेम आउटवर्ड होता है बनाता है। और ये हाँ अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। हाँ, हाँ। सीधी बात है, तो कैंसिल हो जाएगी। समझ में आई बात? लेकिन क्या यहाँ पोटेंशियल कैंसिल हो जाएगा? सोचो, यहाँ पोटेंशियल 1/4πε0 q by r बनेगा, यहाँ पे भी 1/4πε0 q by r बनेगा, तो डबल हो जाएगा। हाँ, क्योंकि ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता और फिर कटेगा भी नहीं। हाँ, ये चार्ज के नेचर पे डिपेंड करता है कि चार्ज पॉजिटिव था कि नेगेटिव था, लेकिन डायरेक्शन पे नहीं करता। तो दोनों पॉजिटिव थे, दोनों पॉजिटिव पोटेंशियल आएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो ये तो 2q by r आने लगेगा, सीधे सीधे डबल हो जाएगा। मतलब पोटेंशियल आया ना, वही सही वहां पे भी आता है। तो स्फेरिकल शेल में इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर नहीं आती है, सरफेस पे भी आती है, अंदर नहीं आती है, लेकिन पोटेंशियल बाहर भी आता है, सरफेस पे भी आता है और अंदर भी आता है, और अंदर के लिए भी वो चीज एप्लीकेबल होती है। अभी आगे भी इसी चैप्टर में आगे हम लोग इस चीज को और देखेंगे, कंडक्टर के अंदर क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पहुंच पाती है, वगैरह वगैरह। समझ में आई बात? देखेंगे। आ गया समझ में? क्लियर? यहाँ पे इसके लिए लिखा भी गया है, देखो, वेयर q इज द टोटल चार्ज ऑन द शेल एंड r इज इट्स रेडियस, कैपिटल R। तो अगर हम सरफेस पे देखें तो इतना हो गया, तो ये है सरफेस पे और ये है आउटसाइड, ठीक। लेकिन और भी कुछ लिखा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द शेल इज जीरो, दिस इंप्लाइज दैट पोटेंशियल इज कांस्टेंट इनसाइड द शेल। ये चीज जरूर है, बात आई समझ में? मतलब होगा पोटेंशियल अंदर और एक जैसा होगा, एग्जैक्टली सेम, कम ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। यानी कि एक शेल ले लो, उसके अंदर तुम चाहे यहां देखो, चाहे सेंटर पे देखो, चाहे यहां देखो, चाहे यहां देखो, चाहे यहां देखो, हर जगह v एक ही जैसा पोटेंशियल मिलेगा, तुमको v1 v2 लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आई बात? क्लियर है? अभी आगे इसीलिए और देखेंगे हम लोग चीजें कि ऐसा ही क्यों हो रहा है, अभी सिर्फ इतना देखो, ठीक है। चलो, as no work is done in moving a charge inside the shell and therefore equals its value of at the surface। और कितना होगा? जितना सरफेस पे है, तो ये सरफेस पे भी है एंड इनसाइड भी है। समझ में आई बात? ठीक, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इतना तो पक्का पता है। और कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इनफाइनाइट से वहां पे चार्ज लाने में कितना एफर्ट करना पड़ेगा? कुछ नहीं। बात आई समझ में? अगर यहां से यहां चार्ज को हमको मूव करवाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां है नहीं, तो फोर्स कौन लगाएगा, कौन रोकेगा? कोई नहीं रोकेगा, कोई फोर्स, तुमको भी कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा, तुम इजीली इसको वो कर दोगी, तो वर्क जीरो। जब कोई फोर्स ही नहीं लगाना सर पड़ेगा तो यहाँ वर्क पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है? नहीं है, इनसाइड द शेल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है ना, क्योंकि याद है चार्ज बाहर डिस्ट्रीब्यूटेड था, अंदर शेल के इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आती थी, क्योंकि अंदर किसी भी पॉइंट पे देखोगे तो कुछ चार्ज यहाँ कहीं, कुछ चार्ज यहाँ कहीं, सबकी फील्ड कैंसल आउट होती है। ये पिछले चैप्टर में था, लास्ट चैप्टर की बिल्कुल लास्ट तो में। हो सकता है ना कि क्या? जैसे बाहर पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और पोटेंशियल भी है, ठीक है। हाँ हाँ, अंदर अंदर नहीं है, अंदर अंदर मतलब अभी हमको लेकर आने का है
तो हमें हाँ कुछ यही नहीं, पोटेंशियल में डिफरेंस ही नहीं है, यही सब तो बोलना सेम चाह तो रहे है। हैं हम। अंदर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। हाँ, इलेक्ट्रिक हाँ फील्ड इसीलिए। होती, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर होती तो क्या होता कि वो कोई भी चार्ज होता कहीं भी चल रहा होता तो उसको अपोज वगैरह करती। जैसे मान लो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो क्या होता, इस चार्ज को इधर जाने से रोकती, फोर्स लगाती। लेकिन जब कोई, जैसे स्पेस है, अभी यहाँ अर्थ पे हम लोगों को कोई भी चीज ऊपर उठाने के लिए फोर्स लगाना पड़ता है, लेकिन स्पेस में कोई चीज को ट्रैवल करवाने के लिए क्या करना पड़ता है? कुछ नहीं करना पड़ता, क्योंकि कोई दूसरी चीज रोक ही नहीं रही है, कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं। समझ रही हो क्यों नहीं है? पता है, क्योंकि वहां ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है। ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो है वहां पे। आई बात समझ में? क्योंकि अगर हम स्पेस का मतलब ऐसी जगह जहां पे आसपास दूर दूर तक, काफी दूर तक कोई ऑब्जेक्ट ना हो, ऐसी जगह हम स्पेस की बात कर रहे हैं। सोलर सिस्टम में नहीं, क्योंकि सोलर सिस्टम में तो सन ही इतना बड़ा है और बाकी सब आसपास हैं, तो ज्यादातर जगह पे कुछ ना कुछ फोर्स तो लगता है। कहीं अगर तुमको बिल्कुल नहीं लगवाना है तो इसका मतलब तुम ऐसे दूर चले जाओ जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड पहुंच ही ना पा रही हो। आई बात समझ सर में? हाँ। जैसे ये आप, मैंने, मेरे को पता नहीं है इसका आंसर, पहले पता था बट मैं भूल गई, ये 11th का है कि ना, जैसे ये जो हमारा मून होता है वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से उसके हम्म आसपास चक्कर लगाता है, हम्म उसके आसपास रोटेट करता है, तो वो हम्म। टकरा क्यों नहीं जाता? क्योंकि अगर हम किसी चीज को ऐसे रोक के छोड़ दें तो अर्थ उसको सीधे अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करके टकरा लेगी अपने सरफेस पे। लेकिन अगर हम किसी चीज को इस, ये जो देखो फोर्स तो इधर ही लगता रहेगा क्योंकि दो मासेस के बीच में फोर्स मास टू मास ही लगेगा, तो डायरेक्शन यही होगी। लेकिन अगर हम किसी चीज को वेलोसिटी ऐसे दे दें 90 डिग्री टू द फोर्स, तो ये फोर्स इस वेलोसिटी को, मैग्नीट्यूड को कम ज्यादा नहीं कर सकता है, सिर्फ इसको घुमा सकता है। और अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स के जैसा काम करने लगता है, इसीलिए सर्कुलर मोशन। आई बात समझ में? अगर ये तो मतलब वेलोसिटी, जो मून की वेलोसिटी होती है वो फोर्स के हाँ परपेंडिकुलर होती परपेंडिकुलर है। रहती तभी तो घूम रहा है। अगर थोड़ी भी इधर उधर हुई ना तो आगे टकरा ही जाएगा, गारंटीड। अगर 89 डिग्री भी ओके। कर दिया किसी ने जाके हम्म, तो गड़बड़ हो गया फिर। हैं? फिर क्या होने लगेगा? एक कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अर्थ की तरफ आने लगेगी। ठीक, अभी क्या है, वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट फोर्स की डायरेक्शन या अर्थ की डायरेक्शन में नहीं आ रहा है, लेकिन तब आने लगेगा। और इसीलिए थोड़ा थोड़ा अर्थ, जो मून है वो शिफ्ट होने लगेगा अर्थ के पास। आई बात समझ में? अभी नहीं हो हम्म, रहा है, इसीलिए। और कोई भी सैटेलाइट हो भी ऐसे ही सकता लॉन्च है किया बट, होता है। हो सकता है बट, ये कौन करेगा? हो क्यों नहीं सकता? हमने बताया तो था, नहीं ऊपर अरे थोड़ी नहीं, सी। नेचर के हाँ कुछ भी नेचर, होता रहता है। हाँ अगर उसमें आगे कुछ टकरा जाए, कोई बड़ा सा चीज आके मून हम्म, में टकरा जाए, उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल जाएगा। हैं? और उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन जैसे ही बदला तो या तो वो अर्थ से थोड़ा दूर जा सकता है या फिर अर्थ की तरफ आके टकराएगा। समझ में आई बात? ओके, यस। तो ये चीज है, और उसी समय टकराए कोई जरूरी नहीं है, थोड़ा सा उसका डायरेक्शन बदल गया मान लो। अब जैसे ये है फोर्स और ये है डायरेक्शन उसका, समझो 60 डिग्री पे है। अब 60 डिग्री पे है तो एक कॉस थीटा कंपोनेंट इस तरफ आएगा फोर्स की तरफ, तो वी कॉस थीटा, ये कंपोनेंट को फोर्स और बढ़ा नहीं देगा। सोचो एक डायरेक्शन में वेलोसिटी है, उसी डायरेक्शन में अगर हम फोर्स लगाएं तो स्पीड बढ़ती नहीं जाएगी? जाएगी। तो स्पीड बढ़ती रहेगी तो अर्थ की तरफ आके स्पीड बढ़ती जाएगी, अब वो अर्थ की तरफ गिरना शुरू हो जाएगा। लेकिन थोड़ा थोड़ा इधर भी घूमेगा क्योंकि एक वी साइन थीटा भी होगा, एक कंपोनेंट तो थोड़ा गोल भी घूमेगा, तो सीधा इधर ही आके नहीं गिर जाएगा, थोड़ा ऐसे आके कहीं गिर जाएगा। ठीक है, दोनों चीजें मिला के। क्लियर? हम्म, ठीक है, अब 12th पे आ जाएं। यस। हाँ, ध्यान देना सब। ये समझ में आ गया सबको? इनसाइड पोटेंशियल जीरो इसलिए नहीं होता क्योंकि पूरे स्फेयर पे चार्ज, चाहे तुम पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूट करो या नेगेटिव, वो कैंसिल नहीं हो सकता ना इनसाइड द शेल। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, वो कैंसिल हो जाती है। इसी चक्कर में इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह जीरो, लेकिन पोटेंशियल नहीं। और पोटेंशियल कितना होता है हर जगह? सेम होता है, और सेम भी कितना? जितना सरफेस पे है। क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो हो चुकी है, तो कोई कुछ है नहीं फोर्स लगने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ही फोर्स लगा सकती है। तो अगर अंदर चार्ज फ्री ट्रैवल कर सकता है, इसका मतलब है कि अंदर पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं है। तो डिफरेंस नहीं होने का मतलब क्या? अगर पोटेंशियल का डिफरेंस अंदर जीरो है, यानी कि v1 माइनस वी टू जीरो है, यानी कि v1 इज इक्वल टू v2 है। यानी कि कोई भी रैंडम पॉइंट तुम चूज कर लो, v सेम है, कांस्टेंट है अंदर। समझ रहे हो? सबको आ रहा है ना? यस सर। यस सर। चलो अब आगे चलें नेक्स्ट चीज पे। देखो क्वेश्चंस करने हैं ये सारे, एग्जांपल्स के भी एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने होते हैं। अब ये तो तुम लोगों को पहले से आता है,
आता है ना इक्विपोटेंशियल सरफेस? यस सर आता है किसको किसको आता है? मेरे को। बताओ क्या होता है? इक्विपोटेंशियल सर्विसेज वो होते हैं जिनके मतलब पूरी हर जगह के पोटेंशियल सेम होता है। हम्म। तो तुम्हारे आसपास कभी कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है क्या? मेरे आसपास हम्म। मुझे इतना पता है कि पॉइंट चार्ज के आसपास जो सरफेस होता है कि जितना पोटेंशियल होता है वो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस का एग्जांपल है। पॉइंट चार्ज के आसपास? पॉइंट चार्ज क्योंकि आसपास ये पॉइंट बॉक्स चार्ज जैसी हाँ ये सरफेस ले ली हमने। बॉक्स नहीं गोल वाली लो क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि वो जाएगा ना। वो इक्विपोटेंशियल क्यों होगी? अच्छा, किसी और कुछ पता है इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में? हम्म। तुम लोग क्या हो? इंसान। ठीक है। और तुम लोग कहाँ चलते हो? जमीन अर्थ पर। जमीन पे। और वो जो जमीन है वो हॉरिजॉन्टल है ना। और ये जो हॉरिजॉन्टल जमीन है इस पे चलने में तुम लोग को ज्यादा दिक्कत क्यों नहीं आती है? क्योंकि ये सेम पोटेंशियल पे है। और सीढ़ियां चढ़ने में दिक्कत क्यों आती है? क्योंकि उसमें पोटेंशियल का चेंज आ रहा है ना। क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हाइट के हिसाब से चेंज हो जाता है। अगर यहाँ कुछ है तो यहाँ उससे ज्यादा होगा, यहाँ उससे भी ज्यादा होगा, यहाँ इन सबसे कम होगा। तो जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हाइट के हिसाब से चेंज, जैसे एक इंक्लाइन का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हर जगह अलग अलग है, क्योंकि इंक्लाइन के हर पॉइंट हर जगह हाइट अलग अलग हाइट्स पे है। समझ में आई बात? तो सर एक डाउट है फिर पूछो। जब जो जैसे एक छोटा सा बेबी है उसकी हाइट और बड़े इंसान की हाइट में भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा। क्यों नहीं होगा? उसका सेंटर ऑफ मास नीचे है, हम लोग सेंटर ऑफ मास हम्म थोड़ा ऊपर है। क्योंकि हम्म वो इतना बड़ा है, वो इतना बड़ा है मान लो, और कोई पर्सन बड़ा सा इतना बड़ा है, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहीं कहीं होगा, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं होगा। तो ये मास एक्चुअली इतना ऊपर रखा है और ये मास इतना नीचे रखा है, तो डिफरेंस हो नहीं गया? ठीक होगा। हम्म यस सर। देखो, इक्वी पोटेंशियल का मतलब सेम पोटेंशियल होना चाहिए हर जगह पे, अब चाहे वो कोई भी तरह की हो, अब चाहे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्यों ना हो। तो सोचो जरा, अगर पोटेंशियल सेम होना है हर जगह, ये चार्ज तो हम बदल नहीं सकते, क्योंकि एक बार जो चार्ज तुमने ले लिया, अब बार बार वो चार्ज तो बीच बीच में चेंज नहीं हो रहा है। तो डिपेंडेंसी किस पे रह गई? सिर्फ आर पे। आर पर। और अगर आर ये ना एक जैसा आए, एक जैसा, इसका मतलब अगर हम इस सरफेस पे, इस पेज पे बनाना चाहें, अगर यहाँ पॉइंट चार्ज है तो इससे आर डिस्टेंस पे एक पूरा का पूरा सर्कल, सर्कल ही होगा ना। हम्म तो यानी कि सर्कल के हर पॉइंट पे पोटेंशियल एक जैसा होना चाहिए। सही है, क्योंकि आर बराबर है सब में। सर पॉइंट एक और से बार समझा देना ये v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r वाला कॉन्सेप्ट। सुनो, कह रहे हैं पोटेंशियल, इक्वी पोटेंशियल होने के लिए सरफेस का हर पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होना चाहिए, यानी कि v नॉट चेंजिंग। समझ रहे हो? यस। तो v डिपेंड किस पे है? एक तो q पे और दूसरा r पे, है ना। यस और सर। अगर हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात की है तो एक पर्टिकुलर चार्ज की बात हो रही होगी। अब वो चार्ज हो सकता है पॉइंट चार्ज हो सकता है डिस्ट्रीब्यूशन वाला चार्ज हो, किसी शीट पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो, किसी लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड हो, किसी वॉल्यूम में हो, उससे मतलब नहीं है। लेकिन जो भी जैसा भी चार्ज है, उससे अगर डिस्टेंस बराबर है तो क्या, समझ रहे हो? उससे अगर यस डिस्टेंस सर। बराबर है तो फिर सेम मिलेगा ना, यानी कि ये चार्ज तो फिक्स जैसी चीज है। क्योंकि अगर हम चेंज करके देखेंगे तो फिर तो इक्विपोटेंशियल दूसरे चार्ज की हो गई ना वो। समझ में आई बात? एक तरह के चार्ज की इक्विपोटेंशियल सरफेस हो रही होती है, जैसे एक तरह के मास की इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है। ठीक है, यस क्लियर है? सर। जैसे हम लोगों के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी है? फ्लैट है ना। हाँ। लेकिन अगर बाहर से देखें तो, अर्थ के पर्सपेक्टिव से देखें तो वो फ्लैट नहीं है, कर्व्ड है। कर्व्ड है। कौन, किसका मैसेज आ रहा है? देखो, ठीक है, कर्व्ड है। यस सर। तो चार्ज तो वही है ना, अब अर्थ अर्थ एक ही है, मास सेम है, तो हम अब आर को ही तो चेंज कर करके देखते रहेंगे कि कहाँ कहाँ कौन सी इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेगी। आई बात समझ ओके में? सर। यस जैसे कि सर। हम लोग का ग्राउंड फ्लोर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और हम लोग का फर्स्ट फ्लोर दूसरा, सेकंड फ्लोर तीसरा, ऐसे करके बहुत सारी है ना। हम्म। लेवल बराबर है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वहां पे, क्योंकि वहां हाइट पे पोटेंशियल बदल रहा है।
लेकिन यहां डिस्टेंस पे पोटेंशियल बदल रहा है, दिख रहा है? तो हाँ सर। इसीलिए v सिर्फ और सिर्फ r पे डिपेंड कर गया अगर हमने q को कांस्टेंट या फिक्स मान रखा है तो, ठीक, जो कि ज्यादातर मानते हैं। हो गया? तो v की डिपेंडेंसी सिर्फ बची r पे। तो अगर r चेंज ना हो, एक जैसा रहे, तो अगर एक पॉइंट चार्ज के लिए देखें तो r कैसा होगा? ऐसा। और r रेडियस का सर्कल भी तो बना सकते हैं ना हम एक हाँ पॉइंट सर। चार्ज के लिए। तो उस सर्कल पे हर पॉइंट पे रेडियस r ही है, डिस्टेंस r ही है, तो हर पॉइंट का पोटेंशियल एक जैसा नहीं हो गया? यस सर। लेकिन ये तो हमने पेज पे बना के दिखाया है। अगर 3D स्पेस में देखें तो वो एक्चुअली सर्कल नहीं, स्फेयर बनेगा। आई बात समझ में? हाँ क्योंकि सर। 3D में तुम चारों बहुत सारी तरफ देख सकते हो ना r डिस्टेंस। खुद ही सोचो, हवा में कहीं पे फिंगर पॉइंट आउट करो और वहां से देखो r डिस्टेंस पे तुम किधर किधर जा सकते हो। पूरे 3D स्पेस में बहुत सारी जगह जा सकते हो। तो अगर देखोगे ना तो अल्टीमेटली सारे पॉइंट्स को कलेक्ट करके एक स्फेयर तैयार हो जाएगा। तो तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा जो फिंगर टिप है वो स्फेयर के सेंटर में है। समझ में आया सबको? हम्म। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस यही होती है, यानी कि एक ऐसी सरफेस जिस पे हर जगह सेम पोटेंशियल हो। अब एक ही तो नहीं होगी ना, और भी होंगी। छोटा स्फेयर ले लें, बड़ा स्फेयर ले लें, है ना? मतलब ये आपस में इक्विपोटेंशियल नहीं है, क्योंकि पॉइंट चार्ज से इनका डिस्टेंसेस अलग अलग हैं। लेकिन ये अकेले अकेले इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं, इंडिविजुअली, यानी कि इनके अपने सारे पॉइंट्स पे पोटेंशियल सब पे सेम है। लेकिन इसका और इसका पॉइंट कंपेयर करोगे तो सेम नहीं मिलेगा, वो अलग अलग है। आई बात समझ में? हाँ जैसे सर। कि जैसे कि हम लोगों का ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर सब इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, लेकिन आपस में इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं है ये सब। यानी कि तुम ग्राउंड का फर्स्ट से कंपेयर करोगे तो अलग अलग पोटेंशियल आएगा, लेकिन एक पेस हर जगह देखेंगे तो सेम पोटेंशियल आएगा। जैसे सिर्फ फर्स्ट फ्लोर का हर पॉइंट देखो सेम पोटेंशियल, सिर्फ ग्राउंड फ्लोर का हर पॉइंट देखो सेम पोटेंशियल, ऐसा। तो ऐसे ही सिर्फ एक स्फीयर पे कहीं भी देखेंगे सेम पोटेंशियल मिलेगा। चाहे इस वाले पे देखें, चाहे इस वाले पे देखें, चाहे और बड़े चाहे और छोटे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई बात समझ में? पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस स्फेरिकल होंगी, और स्फेरिकल छोटी बड़ी कैसे भी स्फेयर हो सकती हैं, बस होना ऐसा चाहिए कि ये पॉइंट चार्ज उसके सेंटर पे रखा हो। क्लियर है सबको? यस सर। सबको ना? अलीना? यस सर। ये अलीना थी? यस सर, ये ये तुषार था। ठीक है, तुषार आ गए हो ना? अब दिखाई दे रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? सर सही ये दिख रहा। ठीक ठीक, चलो अब आगे बढ़े। तो पॉइंट चार्ज के लिए तो ठीक है, हम लोगों ने इमेजिन कर लिया कि बराबर डिस्टेंस पे जाके मिल गई, है ना? लेकिन अगर दूसरे तरह का चार्ज होगा तब क्या करेंगे? मतलब चार्ज अगर एक शीट जैसी चीज पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो तब इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे देखेंगे सेम पोटेंशियल पे? देखो, पोटेंशियल डिस्टेंस पे डिपेंडेंट है, ये तो क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है यहाँ पे कहीं। समझ रहे हो? तो इस शीट से बराबर डिस्टेंस पे अगर हम जाएं तो क्या मिलेगा हमको? एक पॉइंट, या दो पॉइंट, या कोई लाइन? क्या कोई बता सकता है? एक और बार एक सब रिपीट फिर से करना सर। क्वेश्चन क्या पूछा इस फिर से? इस शीट के बराबर डिस्टेंस पे जाना है। जब पॉइंट चार्ज था तो बराबर डिस्टेंस तुम लोग को समझ में आ गई, स्फेरिकल बनेगी। लेकिन अगर शीट पे चार्ज हाँ, डिस्ट्रीब्यूटेड है तो शीट से एक सेम डिस्टेंसेस पे जाना है, यानी कि शीट के चलो इस पॉइंट से भी सेम डिस्टेंस से जाना है, इस पॉइंट से भी सेम डिस्टेंस पे जाना है, इधर कहीं पैरेलल पैरेलल जा रहे हैं। एक और पैरेलल शीट मिलेगी तुमको। हम्म। बात आई समझ में? एक और शीट जैसी हाँ। यस सर। सरफेस मिलेगी, फ्लैट सरफेस मिलेगी। समझ रहे हो? क्योंकि दोनों से देखेंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस हर जगह बराबर बराबर दिखेंगी सबकी। समझ में आ रहा है ना? क्लियर हाँ है? सर। हाँ, तो यही बात है। तो शीट के लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी वो इस तरह की होगी। क्लियर हुआ? ऐसी होंगी, क्योंकि एक ही तो है नहीं, एक पास, एक दूर, एक और दूर, और इसके बीच में भी है। ऐसा नहीं कि इसके बीच में नहीं है। इसके बीच में भी है। तो सारी दिखाएंगे तो फिर जगह भर जाएगी ना, गैप तो दिखाना ही पड़ेगा उनको। ठीक है, गैप होता नहीं, बहुत सारी हैं। ये किसके माइक की तरफ से आवाज आ रही है? माइक ऑफ कर दो। हाँ, देखो, कह रहे हैं ऐसी शीट्स जो हैं ऐसी बहुत सारी होंगी। मतलब ये इमेजिनरी सरफेसेस हैं, ये हम अभी कोई पर्टिकुलर
फिजिकल सरफेस की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, कुछ कोई पेपर है नहीं, कोई शीट नहीं है। इमेजिन कर रहे हैं कि एक शीट वाली जो होगी उसके इक्विपोटेंशियल सरफेस शीट जैसी ही होगी, सेम शेप की। समझ में आ रहा है? क्योंकि देखो एक चीज तो पता है ना, पॉइंट जो होता है वो कैसा होता है, स्फेयर जैसा नहीं होता है। हम्म, हाँ होता है, होता होता है। है ना। एक रॉड कैसी होती है या एक वायर कैसी होती है? सिलेंडर होती है, तो सिलेंड्रिकल तो शेप। इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस सिलेंड्रिकल होनी चाहिए। हाँ। बस ऐसे ही करके हम इक्विपोटेंशियल सरफेस समझ सकते हैं किसी की भी। आई बात समझ में? पॉइंट चार्ज यस की भी, यस। शीट की भी, और किसी भी चीज की, यानी कि जैसा उसका शेप होगा उसी हिसाब से उसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस भी डिफाइन होगी। क्लियर? और एक नहीं होगी ऐसी सरफेस, ऐसी बहुत सारी सरफेसेस होंगी। ठीक है, क्लियर है ना सबको? दूसरी बात, ये बदल भी जाती है इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर तुम कुछ और कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करो तो। जैसे कि एक ही चार्ज ना लो, एक नेगेटिव ले लो, एक पॉजिटिव ले लो, दोनों को अगल बगल रख दो। एक्चुअली एक ये डायपोल जैसा ही तो है, जोड़ दें तो डायपोल नहीं है क्या? तो डायपोल की इक्विपोटेंशियल सरफेस थोड़ी अलग तरह की आती है। एक चीज नोटिस करो, शिफ्टेड है ये। देखो गैप ज्यादा है, देखो गैप कम है। दिख रहा है सबको? इधर भी देखो गैप ज्यादा है, इधर गैप कम है। क्योंकि इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस को इस वाले चार्ज ने थोड़ा सा अपनी तरफ खींच लिया होगा या फिर थोड़ा शिफ्ट कर दिया होगा, सीधी सी बात है। बीच में देखो यहाँ पे कोई सरफेस नहीं आ रही है ना, पता है क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, अगर ये बराबर डिस्टेंस है दोनों, डायपोल की जो हाफ हाफ लेंथ होती है जैसे ए और ए, तो ये तो दोनों बराबर ही बना देंगे, तो यहाँ तो सरफेस आएगी ही नहीं ना। समझ में आई बात? सर एक ये जैसे ये दोनों अपोजिट चार्ज है तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो इन दोनों ने क्या कहते हैं ये सर्कल्स रिपेल क्यों कर दिए एक दूसरे के? सर्कल नहीं, वो तो इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं, वो हाँ तो वही रिपेल सर। ही, वो रिपेल हो जाएंगी इसलिए क्योंकि इक्वी सेम पोटेंशियल होने के लिए मतलब ये बात है ना कि इसकी सारी सेम वाली हैं, इसकी सारी अपनी सेम वाली हैं, लेकिन इन दोनों की कंबाइंड वे में कुछ अलग ही हो जाएगा, क्योंकि इसकी इसके सेम तो हो ही नहीं सकती है ना कभी। तो इसीलिए देखो मैच की नहीं कहीं पे, लेकिन देखो जब पॉजिटिव चार्ज रखे थे तो मैच कर गई। देखा? तो मतलब मुझे दोनों, ये नहीं समझ रहा है। सर देखो मुझे भी। ये जो डायपोल है, अगर इसको डायपोल के जैसे देखो तो अभी डायपोल में हम लोगों ने क्या निकाला था कि जो बीच में अगर हम देखें तो इक्वाटोरियल सरफेस पे पोटेंशियल क्या आता था? डायपोल की बात हुई है ना अभी, इक्वाटोरियल सरफेस पे। दिव्यांशु ने लेक्चर नहीं देखा होगा, तुम लोगों ने तो देखा था लास्ट लेक्चर। हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डायपोल का अलग अलग जगह पे पोटेंशियल देखा था। तो पहले तो रैंडम आया था, कुछ याद है अलीना, लास्ट में जो इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन की थी। फिर हाँ देखा फिर था वो। फिर स्पेशल केसेस थे ना। तो थीटा इज हम्म। इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री लेने का मतलब होता था एक्सियल पोजीशन पे, कि डायपोल की एक्सिस पे कहीं पे पॉइंट लेके हम देख रहे हैं। ठीक। और 90 डिग्री लेने का मतलब होता था इक्वाटोरियल पोजीशन पे, कि डायपोल से परपेंडिकुलर हम कहीं पे देख रहे हैं। परपेंडिकुलर एक पूरा का पूरा प्लेन आता है जिसको इक्वाटोरियल प्लेन बोलते हैं। तो वहां पे फील्ड वही कॉस थीटा, कॉस क्या करके 90 रख के कर रहे थे हम लोग। तो याद है फील्ड जीरो आ रही थी क्योंकि वो 2a cos थीटा डिवाइड बाय समथिंग आया था, याद भी नहीं हमको। सर सुनिए ना, आप पुराने वाले से रिलेट मत करो। मेरे को ऐसे नहीं समझ, सच में नहीं समझ में नहीं आ रहा ये क्या है। रिलेट नहीं करेंगे तो और नहीं समझ में आएगा। हम कह रहे हैं इसको, अभी जो तुम लोगों के दिमाग में परसेप्शन बना है ना उसको छोड़ दो। रिपेल अट्रैक्ट वाला परसेप्शन तुम लोग पकड़ लिए हो, इसलिए तुम लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। तुम लोगों को लग रहा है ये पोटेंशियल सर्फेसेज एक दूसरे को रिपेल क्यों कर रही हैं, जबकि ये तो अनलाइक चार्जेस हैं। उसको छोड़ दो, नहीं छोड़ोगे तो समझ में भी नहीं आएगा। इसको डायपोल के जैसे समझो। अभी ये फील्ड्स मत देखो ना अभी। अभी ये फील्ड मत देखो, ठीक है? समझ रही हो ना? अभी कुछ मत देखो, अभी बस इतना देखो ये डायपोल है। ठीक, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। डायपोल के बीच में कुछ पोटेंशियल होगा, लेकिन बीच में पोटेंशियल जीरो होगा, एग्जैक्टली बीच में, यानी कि एक पोटेंशियल इक्वाटोरियल जो सरफेस होगी उसकी सेंटर से जो पास करने वाली सरफेस होती है डायपोल के 90 डिग्री, उस पर पोटेंशियल जीरो आया था। याद है ये पक्का? दिव्यांशु तुम ये लेक्चर देखोगे तो तुमको वो समझ में आ जाएगा कि जीरो कैसे आया था, लेकिन आया था। ठीक है? तो बीच में अगर ओके सर। पोटेंशियल हो नहीं सकता
तो बीच में सरफेस का भी होना सही नहीं है ना, बीच में सरफेस नहीं आएगी, तो इसीलिए देख रहे हो यहाँ खाली है, सरफेस आना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, यस सर। तो यहाँ और अगर सरफेस अगर आ भी जाएगी तो थोड़ी प्रॉब्लम है, पैरेलली तो जा रहा है। क्या, सुनो, नहीं आ सकती ना डायपोल की, क्योंकि इक्वाटोरियल प्लेन का मतलब होता है इस चार्ज से भी सेम डिस्टेंस और इस चार्ज से भी सेम डिस्टेंस। एक नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज से सेम डिस्टेंस पे चले जाएंगे तो पोटेंशियल जीरो नहीं आएगा। दादी से गुस्सा करके बोलूंगी फिर मेरी। वही तो बोल रहे हैं, तो पूरा का पूरा इक्वाटोरियल प्लेन ही इसके सेम उस पे है ना, चाहे तुम कोई भी पॉइंट सेलेक्ट कर लो, इन दोनों से सेम डिस्टेंस पे होता है। इक्वाटोरियल प्लेन का मीनिंग ही यही है कि उस पे कोई भी पॉइंट दोनों चार्जेस से सेम डिस्टेंस पे होता है। ठीक है, तो इस पूरे प्लेन पे ही फील्ड जीरो, सॉरी, पोटेंशियल जीरो होगा प्लेन का, क्योंकि हर पॉइंट दोनों चार्जेस से सेम डिस्टेंस पे है, दोनों चार्ज भी इक्वल है, तो जब डिस्टेंस भी सेम चार्ज भी इक्वल तो पोटेंशियल तो एक जैसे आएंगे, लेकिन ऑपोजिट इन साइन, तो फिर कैंसिल नहीं हो जाएंगे। इक्वल पोटेंशियल बट ऑपोजिट इन साइन, तो कैंसिल, इसीलिए पोटेंशियल जीरो था। और अगर यहाँ पे कोई पोटेंशियल नहीं होना है तो थोड़ा ब्रॉड पर्सपेक्टिव में सोच के देखो, अगर यहाँ पोटेंशियल जीरो होना है तो यहाँ से फील्ड उसका जो पोटेंशियल सरफेस है वो रिपेल नहीं होगी, इसके आसपास भी तो पोटेंशियल कम होगा ना, कम से कम इसके बीच में, इसके बीच में कहीं पे। सोचो यहाँ पे अगर हम पोटेंशियल चेक करें, नेगेटिव चार्ज से ज्यादा पास है, पॉजिटिव चार्ज से दूर है, तो यहाँ पे एक नेगेटिव पोटेंशियल होना चाहिए ओवरऑल, क्योंकि ये पास है, ये ज्यादा पोटेंशियल बनाएगा ना, नेगेटिव वाला ज्यादा बनाएगा। अलीना ऊपर जा रहा है। हाँ नहीं आ रहा समझ में, छोड़ मैं बाद में रिपीट देख लूंगी। हाँ, एक बार तुम वो करना, तो समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं है, मतलब यहाँ पे अगर एक ऐसी सरफेस है जिसपे पोटेंशियल जीरो है, तो अगल बगल भी पोटेंशियल यानी कि कम जरूर होगा, इतना तो है। मतलब कि देखो, इसके एक्सियल पोजीशन के हिसाब से अगर हम देखें, राइट साइड में कहीं पे देखेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज से थोड़ा दूर है, लेकिन नेगेटिव नेगेटिव से बहुत दूर है, तो यहाँ सम पॉजिटिव पोटेंशियल आना चाहिए, सही है। लेफ्ट में देखें सरफेस पे, तो यहाँ पे नेगेटिव से बहुत पास है लेकिन पॉजिटिव से बहुत दूर है, तो यहाँ सम नेगेटिव में पोटेंशियल आना चाहिए, ओवरऑल सम करने के बाद भी। क्लियर है, क्योंकि नेगेटिव का पोटेंशियल ज्यादा आएगा, बगल में है ना वो। ठीक है, 1/r डिपेंडेंस होती है। तो इसी बेस पे कि इधर ये नेगेटिव ठीक से आ रहा है, इधर पॉजिटिव ठीक से आ रहा है, तो इसकी सरफेसेस इस तरफ शिफ्टेड है, बीच में आ ही नहीं रहा है ना, यहाँ पोटेंशियल जीरो है, तो सोचो यहाँ कम तो होगा, कम से कम यहाँ भी कम हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, और डिक्रीज करने की वजह से ये सरफेसेस शिफ्ट हो जाती हैं। अगर ये नहीं समझ में आ रही, इससे इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है, अगर नहीं समझ में आएगा तो इसके ऊपर ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं होगा जिससे दिक्कत आए, तो चिंता मत करो। ठीक है, चलेगा वो, क्योंकि वो तुम्हें कुछ ज्यादा ही ब्रॉड में इमेजिन करना पड़ेगा, और अभी उतना टाइम नहीं है, कोई बात नहीं। ठीक है, शिफ्ट क्यों नहीं है उसको छोड़ दो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। इतना है, पास पास लाएंगे तो इन्फ्लुएंस होगा, इतना तो समझ में आ रहा है ना, एक दूसरे को अफेक्ट तो करेंगी वो सरफेसेस, क्योंकि ये भी यहाँ पे कुछ पोटेंशियल तो बना ही रहा है। ठीक है, कम कर देगा, डिक्रीज कर देगा, लेकिन ये यहाँ पे ज्यादा पोटेंशियल नहीं बना पा रहा है, तो वहां डिक्रीज नहीं करेगा, क्योंकि एक पॉजिटिव का पोटेंशियल नेगेटिव वाला तो कम ही कर सकता है ना, बढ़ा तो सकता नहीं। क्लियर हुआ थोड़ा थोड़ा अलीना? ठीक है। चलो, नहीं वो हो तो बाद में फिर से पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक बार समझने की कोशिश करना। आगे चलें, यहाँ थोड़ा ध्यान से समझना। सब लोग, ये चीज बहुत जगह आती है। ठीक, देखो, और किसी कुछ प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है अभी? हम चल रहे हैं आगे। अब अगर हम देखें इक्विपोटेंशियल सरफेस में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जंप करने का मतलब, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस से दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर चार्ज को लेके जाएं, अगर, क्योंकि इधर जाएगा, जा सकता है चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में, सीधी सी बात है। ठीक, सर चार्ज कैसे मूव करेगा जब इक्विपोटेंशियल सरफेस से जाएगा? तो अब जब दोनों सरफेसेस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, जब वो दोनों इक्वल है, तो वो मूव क्यों बेवकूफ करेगा? वर्क इंसान, डाउन ही होगा। बेवकूफ इंसान, अभी ऊपर क्या कैसे? बताया था, आपस में सेम नहीं है पोटेंशियल, एक अच्छा का हर हाँ। पॉइंट सेम पोटेंशियल पे है, हर पॉइंट आपस में सेम नहीं, ये अलग है, ये अलग है, ये समथिंग वी पे होगा तो ये वी प्लस समथिंग पे होगा, मतलब कुछ ज्यादा पे या कम पे। ठीक है, तो जा सकता है। क्लियर है, आया ना समझ में? हम्म। और ये ज्यादा पे होगा या कम पे?
इन दोनों में से अगर हम कंपेयर करें, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तुम सबको नजर आ रहा है, राइट वर्ड, कम होगा तो इन सर। कौन सा वाला? अगर हम इसको V1 इसको V2 कहें तो क्या V2 रिलेशन कम होगा? होगा। V2 कम होगा तुम कह रहे हो V1 से। अलीना तुम्हारा क्या स्टैंड है? पोटेंशियल V2 का सेम। ज्यादा होगा या कम? कम पक्का? क्यों हम्म। ऐसा? ऐसा क्यों? पास में क्योंकि है ना सर वो। क्योंकि सर क्या कहते आपने हैं बोला आर डिपेंडेंस है। हाँ बिल्कुल वो ना डिस्टेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसलिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो बात यह है कि इसको दो तरीकों से समझा जा सकता है। या तो इस तरफ एक पॉजिटिव चार्ज शीट रखी है जिसकी वजह से ऐसी यूनिफॉर्म फील्ड बन रही है, याद है? शीट से यूनिफॉर्म फील्ड बनती थी, याद है ना? डिस्टेंस इंडिपेंडेंट फील्ड, हर जगह सेम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो यहाँ यही वाली बन रही है, देख रहे हो? ये इधर उधर नहीं जा रही है, ये बिल्कुल पैरेलली एक दूसरे के चल रही हैं। यूनिफॉर्म फील्ड शीट से ही बनाई जाती है। क्लियर है? तो या तो हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि लेफ्ट साइड कोई पॉजिटिव चार्ज शीट है जिसकी वजह से राइट की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे जा रही है आउटवर्ड। दूसरा ये भी हम इमेजिन कर सकते हैं कि इस तरफ एक नेगेटिव चार्ज शीट है, समझ रहे हो? तो नेगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। दोनों में से एक चीज इमेजिन कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो अगर हम ये वाला कह दें तब भी तुम लोग इसी पे स्टैंड मतलब स्टिक रहोगे या फिर बदल जाओगे? अगर हम कह दें कि ये फील्ड इस तरीके से बनाई गई है कि यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज शीट रखी है, तो नेगेटिव चार्ज वाली शीट की तो अपनी तरफ फील्ड आएगी ना, दूर तो जाएगी नहीं। तो इस बेसिस पे तो ये शीट से ये वाला पास हुआ तो इस पे पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए, और ये दूर हुआ तो इस पे पोटेंशियल कम होना चाहिए। हाँ सर। अलीना, यस सर। लेकिन बेवकूफ इंसानों ये नेगेटिव में नहीं होगा। ये मतलब नेगेटिव, सर। ये कम तो है, लेकिन अगर नेगेटिव नंबर छोटा हो इसका मतलब वो बड़ा है ना। -2 -5 से तो बड़ा है ना। हाँ सर। मैग्नीट्यूड कम आएगा लेकिन वो नेगेटिव आएगा ना। मान लो V1 का मैग्नीट्यूड आया 5, V2 का मैग्नीट्यूड आया 2। इस केस में ठीक है, क्योंकि V2 का तुम लोग कह रहे हो ना कम, सॉरी उल्टा है। V2 का मैग्नीट्यूड आया 5 और V1 का मैग्नीट्यूड आया 2, क्योंकि V1 दूर है ना? V1 दूर है नेगेटिव चार्ज शीट से, तो 2 आया। लेकिन एक्चुअली ये चार्ज नेगेटिव चार्ज शीट है, तो V जो है नेचर ऑफ चार्ज पे तो डिपेंड करता है ना, चार्ज प्लस है कि माइनस, पोटेंशियल भी प्लस माइनस उसी बेसिस पे तो आता है। तो ये माइनस में नहीं आएगा पोटेंशियल दोनों, हाँ सर। और नेगेटिव आएगा तो 5 बड़ा कब होता? जब 5 पॉजिटिव होता और 2 भी पॉजिटिव होता। लेकिन अगर हम कहें नेगेटिव लगा दिया तो ये रिलेशन पलट नहीं जाएगा। हाँ सर, समझ गया सर मैं। समझ गया ना? अलीना तुम समझी? हाँ समझ गए। हाँ, रिलेशन पलट गया, तो इसीलिए ये रिलेशन अभी भी ट्रू है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक, अभी भी V2 बड़ा ही है, V2 छोटा ही है। क्लियर? क्योंकि V2 पास है, बड़ा होगा, लेकिन क्योंकि नेगेटिव हो गया तो अल्टीमेटली फिर छोटा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव में जितना बड़ा नंबर उतना छोटा नंबर एक्चुअली में। आया समझ में? यानी कि ये दोनों तरह से सही है जो तुम लोग कह रहे हो, वो हर किसी केस में ठीक ही रहेगा कि V1 जो है वो पोटेंशियल हायर होगा V2 के कंपैरिजन में। सही है? तो एक पॉजिटिव चार्ज को कहां से कहां जाना चाहिए? V1 टू V2, अगर हम लॉजिकली देखें तो, है ना? जाना चाहिए, क्योंकि हाई टू लो जाता है ना पॉजिटिव चार्ज, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ऐसे ही तरफ, जाएगा। ऐसे ही जाना चाहिए। ठीक है, तो यही लॉजिक हम यूज करके यहाँ पे कुछ ना कुछ करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में आखिर रिलेशन क्या है। ठीक है, ध्यान देना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाई गई है जो तुम लोगों को यहाँ दिख रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि इस पेज पे, ये सारा कुछ पेज पे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड है पेज के प्लेन के अकॉर्डिंग। और ये जो प्लेन है वो पेज पे नहीं है, वो हमारा जो पेज है, बुक का पेज, उसके परपेंडिकुलर प्लेन्स हैं। ऊपर से दिखाया जा रहा है इसलिए तुम लोगों को पता नहीं चल रहा है। क्लियर है? मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस पेज पे परपेंडिकुलर है, ध्यान रखना। कुछ डाउट नहीं ना? मतलब सर पेज से बाहर आ रही है ना ऊपर की तरफ। हाँ, ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन है और ये जो प्लेन है, ये पेज से बाहर आ रहा है, आधा अंदर आधा बाहर ऐसे करके है। मतलब साइड से देखोगे तो दिखेगा ही नहीं, सिर्फ ये लकीर दिखेगी बस। एक्चुअली अगर सामने से देखोगे तो, ऊपर से देखोगे तब दिख जाएगा। समझ में आ गया सर। आ गया अलीना? हाँ। पक्का ना? नहीं।
हाँ नहीं, अरे मतलब ये है कि एक दूसरा पेज है जो पेज के अंदर एंटर कर रहा है, ऐसे ऐसे हमने पेज में होल कर दिया और यहाँ से एक दूसरा पेज एंटर करवा दिया, जैसे कि चिट्ठी डालते हैं ऐसा कुछ। जैसे तो कि वो करते हैं, ये जो पेन को निकालते हैं ऐसे। ऐसे ही कुछ, हाँ ऐसे ही कुछ, लेकिन वो पेन से नहीं एग्जाम्पल सही समझ में आएगा। ऐसे आएगा कि जैसे लेटर बॉक्स होता है, उसमें इसी तरह का होल होता है और उसमें हम लोग चिट्ठियाँ इंसर्ट कराते हैं ना, पता है। हाँ पता है। भले चिट्ठी का जमाना नहीं है, व्हाट्सएप है, लेकिन कम से कम देखा तो होगा कहीं। तो ऐसे जो इंसर्ट कराते हैं तो परपेंडिकुलर होता है ना, लेटर बॉक्स की सरफेस के तुमको चिट्ठी को परपेंडिकुलर रखना है। पैरेलल रखोगी तो अंदर जाएगा क्या नहीं सर। अलीना, चला नहीं जाएगा। जाता, नहीं हाँ, नहीं। फ्लैट थोड़ी ना रख देंगे, उसके अंदर इंसर्ट कराने के लिए तुमको परपेंडिकुलर करना पड़ेगा ना उसके। यही बात हो रही है। ये जो पेज प्लेन बने हुए हैं ये दोनों इस हमारे पेज के परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। ऐसा कुछ है, ऊपर से दिखाया जा रहा है इसलिए तुमको दिख रहा है। चिट्ठी भी अगर तुम अपने सर से नीचे करके देखोगी तो ऊपर से ऐसी करके ऐसी दिखेगी ना, थोड़ी सी टिल्टेड। कुछ आया समझ में यस सर। अलीना, अभी भी यस। गायब है। नहीं आ गया नहीं, ना। अच्छा। हाँ ठीक है। तो हम कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पेज के बेसिस पे अपवर्ड है, पेज पे अपवर्ड, ठीक है। पेज में जो हम बना सकते हैं वेक्टर उसके बेसिस पे अपवर्ड है, ठीक। और ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, दोनों प्लेन, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है ये वाला भी और ये वाला भी। क्लियर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग इस तरफ अगर हम जा रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं, तो अभी हम लोगों ने पीछे देखा था ना, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, तुम ही लोगों ने बोला कि इस तरफ कम पोटेंशियल मिलेगा, पोटेंशियल कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये V1 ज्यादा आएगा और V2 कम आएगा, तुम ही लोगों ने बोला था। सही हाँ सर। है ना लीना। यस सर। तो यहाँ पे भी होना क्या चाहिए कि ये ऊपर वाली सरफेस का पोटेंशियल कम होना चाहिए नीचे से, क्योंकि नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड में पहले आ रहा है। अगर हम पूरी लाइंस बनाएं तो ऐसे बनती लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो ये पहले आ गया ना इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो हाँ इसका सर। पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए था, इसका कम। लेकिन इन्होंने जो लेट किया है वो उल्टा लेट किया है, ताकि बाद में तुमको सही सी चीज समझ में आ जाए। बात आई समझ में। तो देखना ध्यान से, देखो हम यहां से एक चीज यहां लेके जाएंगे, एक चार्ज ए पॉइंट जो कि नीचे वाली सरफेस पे है और एक पी पॉइंट जो कि ऊपर वाली सरफेस पे है। ये पी पॉइंट लाई कर रहा है इस सरफेस पे, ऊपर वाली सरफेस पे, और ए पॉइंट नीचे वाली सरफेस पे लाई कर रहा है। क्लियर है। और ये डिस्टेंस जितना चलना है चार्ज को वो डेल एल है। देखो एल होती है डिस्टेंस, लेकिन ये डी और डेल ये लेटर यूज होते हैं स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस को दिखाने के लिए। तो दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का गैप तो काफी कम ही होगा, बगल बगल में ही होती है, चिपके चिपके सी। वो तो तुमको दूर दूर दिखाया गया ना फिगर में, ताकि तुम लोग को समझ में सही से आए, लेकिन होती हाँ पास सर। पास ही है, ठीक है। तो डेल यूज होता है, तो हम डेल एल का मतलब स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल लेंथ की बात कर रहे हैं, ठीक है। इतना चार्ज को ट्रैवल करना पड़ेगा इस सरफेस से इस सरफेस पे पहुंचने के लिए। बात सबको समझ में आई, ठीक है। तो उसके लिए हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए होगा पोटेंशियल का डिफरेंस, है ना। तो अभी हमने रैंडम मान लिया कि नीचे वाली सरफेस V पोटेंशियल पे है, तो ऊपर वाली सरफेस V से कुछ थोड़ा ज्यादा पोटेंशियल पे, V प्लस डेल्टा V पे है या डेल V पे है, ठीक है। V1 V2 मानने से बेटर है कि एक को V मानो और एक को उससे थोड़ा सा ज्यादा या कम मान लो, ठीक। तो इसको V मान लिया, इसको V प्लस डेल्टा V या डेल V मान लिया, ठीक है। तो इतना पोटेंशियल डिफरेंस कवर करना है इस चार्ज को ट्रैवल करने में, और इतने इतने की जरूरत है, मतलब इतने से ये कर जाएगा। क्लियर। तो फिर यही हमको देखना है कि यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बना रही है, और जो ये पोटेंशियल्स के डिफरेंसेस हैं या किसी एक का पोटेंशियल है, वो कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के पे डिपेंड कर रहा है, कैसे डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है। और यहाँ देखो जरा ध्यान से, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल क्या है, डेल वी है। किसी को ये डाउट है कि यहाँ इन दोनों सरफेस का पोटेंशियल डिफरेंस डेल वी है। सर मुझे ये डाउट है कि उसमें प्लस क्यों हुआ। नहीं, उसमें वो तो सिर्फ कम माना होना गया चाहिए। है, हाँ माना गया है बस। वो अभी आ जाएगा, खुद नेगेटिव आएगा वो, ठीक है। अच्छा ठीक उसमें है। कोई दिक्कत नहीं, वो बस माना गया है अभी। ये बताओ, ये डाउट है कि ये डेल वी पोटेंशियल का डिफरेंस है इन दोनों सरफेसेस के बीच में, जबकि ये हमने माना हुआ है, ये गिवन चीज है मान लो। इसके अकॉर्डिंग डेल वी डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल है, ये दिख रहा है अलीना, दिख रहा है। यस सर, दिख रहा है।
क्योंकि माइनस करोगे तो क्या बचेगा, वी वी कैंसिल हो जाएगा, डेल वी तो बचेगा ना, डिफरेंस डेल वी बचेगा, तो इसीलिए डेल वी पोटेंशियल का डिफरेंस है यहाँ पे। क्लियर? ठीक। लेकिन एक्चुअली वो माइनस डेल वी है, क्योंकि हम अगर चार्ज कोई ए से बी सरफेस पे लेके जा रहे हैं तो हम वी ए माइनस वी बी करेंगे। सही है? यानी कि v माइनस वी प्लस डेल वी, ब्रैकेट ओपन, तो v माइनस वी माइनस डेल वी, वी वी कैंसिल, लेकिन बचा क्या, माइनस डेल वी। पोटेंशियल डिफरेंस क्या बचा, माइनस का डेल वी। क्लियर? मानने के हिसाब से अपने आप उल्टा आ गया ना, वही चीज है। तो यहां से Yes. यहां पर हम लेके जा रहे हैं, लेकिन हम कैसे रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड और उसमें देखने वाले हैं, वो ध्यान से देखना अभी। देखो, consider two closely spaced equipotential surfaces A and B with potential values V and V plus del V, where del V is the change in V in the direction of the electric field। तो ये del V इसलिए उस तरफ लिया गया है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में इतना चेंज आया है। तो ये लोग अभी फिलहाल पॉजिटिव चेंज मान के ही चल रहे हैं बाय डिफॉल्ट। अगर नेगेटिव आएगा तो पता चल जाएगा, जो कि आ भी गया है। ठीक है? और ये चीज शो होगी आगे, नेगेटिव क्यों आ रहा है, समझ रहे हो? और नेगेटिव आ रहा है तो उसको एज अ रिलेशन हम कैसे देखेंगे, देखना। लेट P बी द पॉइंट ऑन द सरफेस B, यानी कि ऊपर वाले सरफेस पे एक P पॉइंट है। डेल L इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द सरफेस A एंड A फ्रॉम P, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम सरफेस A, बिलो वाली नीचे वाली सरफेस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट P की कुछ है। ठीक है? डेल L है, डेल L, और इतना ही ट्रैवल करना है चार्ज को। इमेजिन दैट अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, अगर हम यहाँ +1 कूलम चार्ज ले लेते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज मूव्ड अलोंग दिस परपेंडिकुलर फ्रॉम द सरफेस B टू A, उल्टा जा रहे हैं। अगर हम B से A पे जाएं, तो क्या होगा, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक तरह से हमको वर्क करना पड़ेगा। सबको बात समझ में आ रही है? अगर हम उल्टा जाएं तो हमको वर्क करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड है। ठीक? तो पॉजिटिव चार्ज को वो ए सरफेस से बी सरफेस पे ले जाना चाहेगी, लेकिन अगर हम बी सरफेस से ए सरफेस पे जाएं लेके पॉजिटिव चार्ज को, तो ये तो अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क हुआ ना, तो ये वर्क हो गया, वर्क करना पड़ेगा हमको। अलीना समझ में आ रहा है? प्रियांशु, अलीना, दिव्यांशु, सबको आ रहा है? यस सर। सर पक्का एक ना? बार यहाँ तक मुझे पूरा समझ में आया, बस थोड़ा सा जो लास्ट वाला पोर्शन आपने जस्ट अभी कराया वो एक और बार समझा मुझे। नहीं मतलब कहाँ तक समझ में आया, कहाँ नहीं आया, ये नहीं समझ। माइनस डेल्टा वी तक वो ये एल वी तक समझ में आया है। ये आ गया। सुनो, हाँ ये भी आ हम चुका कह है। रहे हैं नॉर्मली ए से बी की तरफ जाना चाहिए था। ठीक है? चार्ज को, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही पॉजिटिव चार्ज खुद से फ्लो करता है, लेकिन हम जबरदस्ती बी टू ए लेके जाएंगे तो वर्क करना पड़ेगा ना। लेकिन सर क्यों लेके जाना फिर बी टू है? वर्क, ताकि वर्क के फॉर्मूले से हम ई और डेल वी में या वी में रिलेशन निकाल पाए, क्योंकि अभी तक हम लोगों के पास वी और इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन नहीं है। ठीक है? तो मतलब डायरेक्ट सर, तो मतलब कि हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड है, हम चार्ज को नीचे फ्लो करवाएंगे। बिल्कुल फ्लो करवाएंगे, जबरदस्ती करवाएंगे, फोर्स लगाकर। लेकिन सर इलेक्ट्रिक, हाँ, चलिए ठीक है, हाँ ठीक है। फोर्स लगा कर कराएंगे ताकि हमको सर वर्क करना पड़े। एक हाँ। क्वेश्चन है, हम्म। जब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे परपेंडिकुलर जा रही है प्लेन पर से, हम्म। तो ये वो वाला केस हो गया ना, ये कौन सा? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? ये कोई सरफेस नहीं है जिसपे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये बस हवा में कुछ सरफेस इमेजिन कर ली गई हैं। इतना जरूर है कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं। सरफेसेस नहीं है फिर बोल रहे हो है, क्या मानो? क्या सरफेस मतलब ये फिजिकल सरफेस नहीं है जिसको तुम टच कर पाओ, इमेजिनरी है। अच्छा। लेकिन वहां जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया था उसके लिए तुमको एक्चुअल एक सरफेस चाहिए, फिजिकल सरफेस चाहिए, जैसे कि एक पेपर या कोई शीट, एक्चुअल शीट, फिजिकल शीट जिसको टच भी कर सकते हो। ये तो इमेजिनरी सरफेसेस हैं, और इक्विपोटेंशियल सरफेस कोई सच में थोड़ी ना बनी रहती हैं, इमेजिनरी तो हैं, हवा में ही तो होती हैं। छू सकते हैं क्या उसको? नहीं ना। एक चार्ज है, उसके अराउंड कुछ दिखता है क्या? अर्थ के अराउंड कुछ दिखता है क्या इक्विपोटेंशियल सरफेस के जैसा? नहीं। मतलब ये जो सरफेस है ये कोई कुछ है ही नहीं। हाँ, दिमाग में है। ठीक है? हाँ जी, ठीक है। इमेजिनरी सरफेसेस हैं, और इसलिए इनको वो इंपॉर्टेंस इतनी मिली हुई है कि हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि इन पे पोटेंशियल एक जैसा है। ठीक है? जैसे कि
मून अर्थ के राउंड राउंड घूमता है, ठीक है, लेकिन कोई रास्ता नहीं है ना, लेकिन फिर भी हम ऑर्बिट को बड़ी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। किस ऑर्बिट में मून घूम रहा है? इसलिए क्योंकि मून घूम रहा है उसमें, क्योंकि वो बराबर डिस्टेंस पे घूमे चला जा रहा है, इसलिए ऑर्बिट की इंपॉर्टेंस है। नहीं तो ऑर्बिट कुछ है क्या एक्चुअली? कोई रास्ता है, कोई सड़क है, कोई टनल है, कुछ है जिसमें मून घूम रहा हो? कुछ नहीं बना हुआ है ना, कोई पाथवे तो बना नहीं हुआ है ऊपर। समझ में आई बात? इंपॉर्टेंस हाँ। इसलिए है। तो इसीलिए ये इस सरफेस पे पोटेंशियल सेम है, इसलिए सरफेस की इंपॉर्टेंस है। तो हम यही देख रहे हैं, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस से दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे चार्ज अगर ट्रेवल करेगा इसकी हेल्प से, इसका उल्टा करवा के, फोर्स लगवा के चार्ज को अगर हम लेके जाएं तो वर्क करवाना पड़ेगा। आई बात समझ में? वो हम देखेंगे, वो वर्क कैसे मतलब निकालेंगे और वो आएगा। देखो, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहे हैं, द वर्क डन इन द प्रोसेस इज दिस। अगर इस प्रोसेस में देखें तो वर्क डन आएगा इतना। क्यों बोल रहे हैं ऐसा पता है? क्योंकि देखो, वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहां पे हमको डिस्प्लेस कितना कराना है? डेल एल के बराबर। इससे सब अग्री हैं? बताओ किसी कुछ डाउट हो तो। वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट हमको डेल एल के बराबर कराना है। एक सरफेस से दूसरी सरफेस के बीच का गैप डेल एल ही है, और फोर्स हम जो भी लगाएंगे वो लगाएंगे एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, बताओ जल्दी बताओ, डाउट है किसी को? नहीं? आगे चलें। देखो, लेकिन फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो सकता है क्या? हो सकता है, अगर चार्ज इक्वल टू 1 कूलॉम ले लें तो, क्योंकि F इज इक्वल टू क्यू ई तो होता है ना। अगर हम यहां रख दें क्यू ई, तो ये क्यू ई डेल एल होने लगेगा। आई बात समझ में? लेकिन इसमें भी एक बात है, क्योंकि इन्होंने क्या बोला अभी अभी, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम लेके जाएंगे, तो इसलिए क्यू तो 1 पहले से दिया गया है, तो ये ई डेल एल हो गया। सही है, अभी भी ये डॉट प्रोडक्ट में चल रहा है, क्योंकि फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट ही वर्क होता है। ठीक है, एफ डॉट डी एल। लेकिन ये भी हटा सर देंगे इसमें कैसे? हाँ, सर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में साइन कंपोनेंट लगेगा और डेल एल में कॉस ना। इलेक्ट्रिक फील्ड में साइन कंपोनेंट लगेगा? कोई कंपोनेंट क्यों लगेगा, क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल है। तो कॉस थीटा यहाँ पे आएगा, साइन कॉस अच्छा दोनों हाँ थोड़े ना ठीक आ है ठीक जाएंगे। है। डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, कॉस थीटा आएगा, तो ई डॉट डेल एल डॉट कॉस थीटा। अब थीटा है कितना सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड और ये एल सेम डायरेक्शन 90 में नहीं डिग्री। है। 90 डिग्री नहीं है इलेक्ट्रिक 0 फील्ड और डिग्री। एल 0 डिग्री। 0 डिग्री इलेक्ट्रिक फील्ड और एल का देखो ना, दोनों सेम ही डायरेक्शन में तो हैं। एल भी ऐसे ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ही है, तो जीरो यस डिग्री तो कॉस 0 डिग्री कितना हो गया? 1। यस सर, कॉस 0 0 सर, कॉस 0 1। तो वर्क कितना आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड का मॉड और डेल एल। और यहाँ यही तो लिखा है कि इस प्रोसेस में एक सरफेस से दूसरे सरफेस लेके जाने में इतना वर्क करना पड़ेगा। अब कुछ डाउट है किसी को इसमें? इन्होंने ये एक्सप्लेन नहीं किया है, हमने किया। अलीना, डाउट है? नो सर। पक्का नहीं है या ऐसे ही बोल रही हो? नो जल्दी सर, बताओ। सच्ची नहीं है, सच्ची नहीं है। ठीक है, चलो, प्रियांशु यांशु किसी को नहीं है? किसी का डाउट नहीं है? चलो, तो क्लियर है। वर्क वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से हमने बस निकालते चले गए, क्योंकि फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो वो क्यू ही हो जाएगा, रख दिया। लेकिन यहाँ पे पहले ही बोला यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट में, तो क्यू वन हो गया, तो ई डॉट डेल एल हो गया। फिर कॉस थीटा वाला लगा दिया, क्योंकि ई डेल एल कॉस थीटा हो जाएगा। लेकिन ई और डेल एल का डिस्टेंस बिल्कुल मतलब वो डायरेक्शन बिल्कुल सेम है, इस वजह से ई डेल एल कॉस 0 डिग्री और कॉस 0 डिग्री 1। खत्म। तो ये बचा ये, तो यानी कि ये जो वो लोग बोल रहे हैं ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि वर्क कितना होगा, बस इन्होंने इलेबोरेट करके नहीं बताया। कुछ कंफ्यूजन नहीं ना? इसको हम मिटा रहे हैं, हम ये यूज कर लेंगे सर सीधे सीधे। हाँ जो क्या कहते हैं, ये ई के आगे मॉड लग रखा है, हाँ, ये रिप्रेजेंट क्या करता है? इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड ना। मैग्नीट्यूड, हाँ। क्योंकि ई को बोल्ड कर रखा है, इसका मतलब ये लोग कह रहे हैं कि वेक्टर वाला, लेकिन उसके मॉड लगा दिया, इसका मतलब ये लोग कह रहे हैं सिर्फ वैल्यू। तुम सिर्फ ई लिख सकते हो, अगर अपने नोटबुक या वैसे लिखना चाहोगे तब। ओके सर। तुम सिर्फ ई लिख दोगे, तुम वेक्टर नहीं लगाओगे, तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। ठीक है, एक तो ये हो गया वर्क। एक और बात बताओ, वर्क अपॉन चार्ज इज इक्वल टू वी भी तो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस हाँ सर। होता है ना। तो फिर वर्क तो क्यू वी भी हो गया,
है ना। लेकिन हाँ ये सर। V एक जगह का पोटेंशियल नहीं होता है, ये V एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ये ध्यान रखना। चेंज इन पोटेंशियल, ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है हमेशा, एक का पोटेंशियल नहीं। वो तो इन्फिनिटी से ला रहे होते हैं, तो इन्फिनिटी टू सम जितने भी पॉइंट। जितने भी नॉन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं उनके लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, नॉन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस मतलब मतलब जो इक्विपोटेंशियल सर्विसेज नहीं होंगे उन्हीं के लिए फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा ना सर, पोटेंशियल डिफरेंस वाला। इसकी बात कर रहे हो? नहीं नहीं, बात वो नहीं है। बात ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तब तो वर्क होगा ही नहीं, वो तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम कह रहे हैं यहाँ सिर्फ V तब आता है जब हम अगल बगल से कहीं पे चार्ज को ना लेके आए, कहीं से कहीं हम इनफाइनाइट से चार्ज को किसी पॉइंट पे लेके आए, तो वो जो डिफरेंस आता है वो V उस पॉइंट का माइनस V इनफाइनाइट आता है। लेकिन V इनफाइनाइट तो जीरो होता है, इसीलिए वो सिर्फ एक ही V आने लगता है, उसको हम डिफरेंस नहीं बोल रहे होते हैं। एक्चुअली में तुम किसी पॉइंट का अगर कहते हो ना कि इस पॉइंट का पोटेंशियल इतना है, वो उतना नहीं है, वो भी पोटेंशियल डिफरेंस है। लेकिन हम क्योंकि इन्फिनिटी के रेफरेंस में देख रहे हैं, इसीलिए हम बोल देते हैं कि वो उतना ही है। कुछ आई बात समझ में? वो तो हम हाँ सर। इन्फिनिटी से उसका कंपैरिजन ले रहे हैं ना। ठीक है, तुम बार बार बोलते नहीं कि इन्फिनिटी से ले रहे हैं। ठीक, तो ज्यादातर में यहाँ पे यहाँ से यहाँ ट्रेवल करना है, कोई इन्फिनिटी से थोड़ी ना यहाँ पे लेके आना है पी पॉइंट पे। तो ये डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल होना चाहिए V। क्लियर? और डिफरेंस है कितना, वो हम लोग निकालेंगे। हमको जाना है B टू A, तो डिफरेंस उसी हिसाब से होगा। दूसरी बात, ये Q चार्ज तो पहले ही बताया ना यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो W इज इक्वल टू V हो गया सर, है ना, डिफरेंस इन पोटेंशियल। हाँ सर। और W क्या था, अभी अभी निकाला है, E का मॉड और डेल L, वही हो गया V के बराबर। और V अगर डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल है, तो यहाँ दोनों सरफेसेस का डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल निकाल लो ना, क्या प्रॉब्लम है, निकल आएगा। V माइनस V माइनस डेल V, बिल्कुल यही जो आ रहा था। क्या आया? माइनस E, डेल वी। हाँ, E इज इक्वल टू माइनस डेल V डिवाइड बाई डेल L, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। हम्म, हाँ सर। सर एक चीज पूछनी है, जो आपने ये डेरिवेशन पूरा करवाया है इसका, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है एमसीक्यू में? डेरिवेशन नहीं पूछा जा सकता है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट है, इसके बीच की हर एक लाइन जरूरी है। सही बताएं तो मतलब ये जरूरी है, ये जरूरी है, ये भी जरूरी है, मतलब तुमको ये सब कुछ समझना। क्योंकि देखो, जैसे ये एक छोटी सी बात लग रही है कि हमने निकाल के बता दिया कि E डॉट डेल एल वर्क हो जाएगा जब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम कहीं से कहीं लेके जा रहे हैं, तो ये वर्क हो जाएगा। यस लेकिन सर। इतनी भी अनइम्पोर्टेंट बात नहीं है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनाना दिमाग उड़ जाएगा, क्योंकि वहां पे इसको इंपॉर्टेंस दी नहीं ना दिमाग ने। दिमाग ने तो हम्म। इंपॉर्टेंस दी है कि ये फॉर्मूला वो फॉर्मूला, बड़े बड़े यानी कि जो फैसिनेटिंग चीजें हैं, लेकिन इसको इंपॉर्टेंस नहीं मिली है, लेकिन इस पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो छोटी छोटी चीजें भी सब इंपॉर्टेंट है। दिख रहा है? समझ में आ गई सबको बात? तो ये आया रिलेशन हमारा। अब इसको लैंग्वेज में कैसे बोलते हैं, ये लोग लैंग्वेज में बहुत घुमाते हैं, ध्यान रखना हमेशा। कभी भी लैंग्वेज में ही फंसाएंगे ये लोग, तुम लोग को सारे कॉन्सेप्ट्स आते होंगे लेकिन तुम लोग लैंग्वेज में घूम जाओगे। ये लोग कुछ किसी और तरह से बात को बोलेंगे, तुम लोग को लगेगा ये पता नहीं कुछ और ही बात हो रही है, शायद बाद में पता चलता है तो रिग्रेट होता है कि अरे ये यही था क्या, ये तो हमें आता था। ठीक है, देखो, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डेल वी बाई डेल एल क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट चेंज इन टाइम, या फिर चेंज इन पोटेंशियल अपॉन चेंज इन टाइम, है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, सॉरी टाइम कह रहे हैं, लेंथ लेंथ सॉरी, ठीक है, या डिस्टेंस, चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस, यही है डेल वी बाई डेल एल। लेकिन अगर हम माइनस लगा दें तो नेगेटिव चेंज इन डिस्टेंस, सॉरी नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस। कुछ आया समझ में? अगर सिर्फ ये क्या है, इसको हम अगर ब्रॉड वे में लिखें तो डेल वी बाई डेल एल लिख सकते हैं ना, क्योंकि स्मॉल चेंज है तो डेल लगाएंगे, ठीक ठाक चेंज है तो डेल्टा लगाएंगे, स्मॉल है तो डेल और ठीक ठाक चेंज है तो डेल्टा, यहाँ पे डेल्टा लगाया ना, इसीलिए चेंज इन पोटेंशियल अपॉन चेंज इन लेंथ, या फिर चेंज इन डिस्टेंस, क्योंकि जितना ट्रेवल कर रहा है चार्ज। समझ में आया? लेकिन अगर हम माइनस लगा दें तो नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल विद चेंज इन लेंथ। अच्छा, पॉजिटिव चेंज क्या होता है? पॉजिटिव चेंज क्या होता है किसी चीज का? तुम्हारे मार्क्स में अगर पॉजिटिव चेंज आया इसका मतलब क्या है? इंक्रीज हुआ सर। और नेगेटिव चेंज क्या होता है? डिक्रीज। तो ये क्या लिखा है, देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड
is in the direction in which the potential decreases. Steepest. यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर हम जाएंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, ये बताया गया है। ओके सर। बिल्कुल यहीं से साफ साफ समझ में आ रहा है ना। नेगेटिव चेंज इलेक्ट्रिक सर फील्ड की मुझे डायरेक्शन में। हाँ सर मुझे ये वाला नहीं समझ में आया, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये माइनस डेल वी अपॉन डेल एल था, लेकिन हाँ, नेक्स्ट वाले में इसने इक्वल टू पॉजिटिव भी दे रखा है। मॉड ले लिया ना। क्यों सर? वैल्यू ऐसा क्यों? चाहिए तो, सिर्फ वैल्यू चाहिए तो, सिर्फ वैल्यू चाहिए तो, वैल्यू नहीं चाहिए मतलब सारी चीजें चाहिए, मतलब साइन वाइन भी चाहिए तो माइनस ले लो, सिर्फ वैल्यू चाहिए तो मॉड ले लो बस। जैसे कि ओके सर। फोर्स सोर्स में भी होता है ना, नेगेटिव भी आ रहा है लेकिन वैल्यू चाहिए तो बस फोर्स ले लो, मैग्नीट्यूड ले लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैग्नीट्यूड लेना तो उसमें फिर चार्ज उसका इफेक्ट नहीं आएगा फिर। क्लियर? वो उसके लिए दिया है, इसका कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है, इसको मतलब उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं। उसे वैल्यू लेनी है तो फिर ये कर सकते हैं। समझ रहे हो? ओके सर। ठीक। और किसी कुछ डाउट हुआ? ये आया समझ में? अलीना क्लियर आया कि साफ समझ में आ रहा है? नेगेटिव चेंज ऑफ पोटेंशियल विद लेंथ और विद डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के साथ चेंज इन पोटेंशियल नेगेटिव यानी कि डिक्रीज करता जाएगा। तो यानी कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरफ बढ़ रहे हैं और हम कुछ पॉइंट सेलेक्ट करते हैं तो हर पॉइंट पे पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज करेगा, क्योंकि हम ये पॉइंट्स टूवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं। उल्टा देखें, इधर अगर पॉइंट सेलेक्ट करते जाएं तो हर पॉइंट पे पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा होगा। समझ में आई बात? उल्टा चलेंगे तो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में तो नेगेटिव चेंज आता है, तो अपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव चेंज आएगा, साफ बात है। आई बात समझ में? सबको आई ना? अलीना गायब हो गया? सर ये बात थोड़ी सी सर के ऊपर से चली गई, क्या बात? यही जो आपने अभी बताया। सुनो, अगर हम कहें कि तुम्हारे मार्क्स लगातार बढ़ते जा रहे घटते जा रहे थे, तुम्हारे फर्स्ट क्लास में मार्क्स बहुत ज्यादा आए थे, फिर हर नेक्स्ट क्लास में 1-1% कम होते चले गए, तो अगर हम फर्स्ट टू ट्वेल्थ क्लास देखें तो मार्क्स डिक्रीज होते दिखेंगे, और अगर हम ट्वेल्थ टू फर्स्ट क्लास देखें तो मार्क्स इंक्रीज होते दिखेंगे। यस ये सर। ये चीज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आई है, नेगेटिव चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम डिस्टेंस बढ़ते हैं तो डिक्रीमेंट आता चला जाएगा ना हर नेक्स्ट पॉइंट पे, और अगर उल्टा बढ़ेंगे तो इंक्रीमेंट नहीं आएगा। हाँ आया समझ में अब? हाँ सर। ये कहाँ है, जिंदा है? अलीना सुन रही हो? तुम्हारा कोई क्वेश्चन नहीं है? सो गई लगता है। चलो पता सुनो। नहीं। Its magnitude is given by the change in the magnitude of potential per unit displacement normal to the equipotential surface at that point या at the point। कुछ आई बात समझ में? मैग्नीट्यूड कैसे आएगा? तो ये मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बताया गया है, चेंज इन पोटेंशियल अपॉन चेंज इन लेंथ पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट ही तो था, और यूनिट ले लें यानी कि 1 ले लें तो बस इलेक्ट्रिक फील्ड इसी के इक्वल आ जाएगी। सही। तो इट्स मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट के साथ कितना पोटेंशियल चेंज हो रहा है उसके चेंज के साथ हम इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड देख सकते हैं। क्लियर? यस सर। यहाँ पे अगर ऐसा है कि ये हम देख सकते हैं, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को पता है क्या बोल सकते हैं? एक और नाम होता है, ये ध्यान रखना, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या चीज होती है? ये किसी को पता है ग्रेडियंट? नहीं सर, मेरे को मैंने बहुत सुना था, मेरे को बहुत कंफ्यूजिंग सा नाम लगा था ये, अभी मेरे को आप ग्रेडियंट, समझा दो तो। पोटेंशियल ग्रेडियंट या ग्रेडियंट? पोटेंशियल ग्रेडियंट, ग्रेडियंट तो पता है मुझे। ग्रेडियंट पता है क्या होता है? सर जो कलर्स का है ऐसे डिफरेंस पड़ता है अलग अलग। हुँ? नहीं, उसको ग्रेडियंट नहीं बोलते। ग्रेडियंट कुछ और मतलब होता है। किसी और को पता है? प्रियांशु? नहीं सर। नहीं? बताएं आगे, समझ में आ रहा है ना प्रियांशु? कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ रहा है।
ठीक, तो अगर हम ग्रेडियंट देखें, ग्रेडियंट का मतलब होता है हम किसी और चीज के चेंज से किसी और चीज को चेक करें। कुछ आई बात समझ में? बारिश कैसे होने वाली है, कैसे पता चलता है बारिश होने वाली है, ये कैसे पता चलता है? क्या देखते हो तुम लोग? सर बादल चेक कर, है ना, बादल देख। बादल देख के, बादल का कलर देख के, या बादल देख के ज्यादा बादल हैं, बादल का कलर कैसा है, ठीक है। तो देखा गया कलर, है ना, और बताया गया रेन के बारे में, अजीब नहीं है? इसी चीज को ग्रेडियंट बोलते हैं। यानी कि रेन के लिए ये क्लाउड का कलर जो है वो ग्रेडियंट हो गया, ठीक। क्लाउड का कलर ग्रेडियंट हो गया रेन के लिए, उस टाइम हम लोगों के लिए। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट हो गई पोटेंशियल के चेंज के लिए। जैसे कि अगर हम कहें इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देख के बता सकते हैं कि कोई दो पॉइंट्स के पोटेंशियल में क्या अलग अलग होगा। हम यानी कि पोटेंशियल का चेंज या पोटेंशियल का डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देख के बता रहे हैं। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और नाम पोटेंशियल ग्रेडियंट भी होता है। कुछ आया समझ में? सर प्लीज एक और बात समझा दीजिए। हम कह रहे हैं एक चीज के चेंज को देख के, मतलब सामने हम लोग को एक चीज का सर चेंज वो दिख रहा समझ है, में आ गया, बस मेरे को पोटेंशियल वाला नहीं समझ में आया। पोटेंशियल में ग्रेडियंट क्या ही, होता है वो समझ। इसमें ही पोटेंशियल में ही बोल रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रही है, तो हम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं ना। देखो इस केस में ना हमें पता है चार्ज कहाँ है, ना हमें कुछ और पता है, कुछ भी नहीं पता है। तो उस बेसिस पे खुद ही सोचो, अगर हमें ये सब बातें पता ही नहीं है तो हम कैसे इन दोनों का पोटेंशियल निकाल के कंपेयर करवाएंगे? सोचो, हाँ, नहीं करवा सकते ना, पॉसिबल नहीं है। डायरेक्शन देख के। हाँ, यही मतलब है मेरा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देख के हम लोग बता सकते हैं कि पोटेंशियल कितना होगा अलग अलग जगह, क्योंकि हमें ये पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है। यानी कि ये अगर V1 है, ये V2 है, तो V1 पे पोटेंशियल कम होगा V2 के कंपैरिजन में। हवाई बात समझ में? इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड को पोटेंशियल का ग्रेडियंट बोला जाता है, क्योंकि पोटेंशियल का चेंज हम इलेक्ट्रिक फील्ड देख के बता रहे हैं। जैसे क्लाउड के कलर को हम रेन का ग्रेडियंट बोल सकते हैं, ऐसा ही कुछ। अब आया या अभी भी गायब है? समझ में आ रहा है। आया ना? चलो आगे चले। अब ये ध्यान रखना, क्योंकि कई बार पोटेंशियल ग्रेडियंट बोला जाता है, तो अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट बोला गया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है, समझ जाओ, ठीक। चलो नेक्स्ट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। ये लगता है सो गई पक्की बात, कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। देखो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब बात यह है कि हमने कहा कि एक चार्ज पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है कहीं पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जैसे यहाँ पे चार्ज है, तो ये चार्ज अपने से समथिंग r डिस्टेंस पे एक v पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ये v पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है, तो और दूसरे चार्ज को हम कह रहे हैं कि यहाँ पे लाना है, समथिंग q नॉट चार्ज उसको यहाँ लाना है, तो कुछ वर्क करना पड़ रहा है। तो सीधी सी बात है, अगर ऐसा है कि इस चार्ज को यहाँ लाने में वर्क करना पड़ रहा है, मतलब कि इस पॉइंट पे कुछ एनर्जी है। कुछ आ रही बात समझ में? क्योंकि वर्क तभी करना पड़ सकता है, वर्क बिल्कुल एनर्जी जैसा ही चलता है। कभी एनर्जी वर्क में चेंज होती है, कभी वर्क एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। समझ रहे हो सब लोग? यस सर। है ना? कुछ भी, कोई भी जैसे सामान है, भारी सामान है, वो लोग नीचे से उठा के तुम ऊपर वाली किसी जगह पे रख दो, हाइट पे रख दो, तो तुमने क्या किया, उस बॉडी का, उस मास का हाइट बढ़ा दिया, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी उसकी बढ़ गई ना। इसीलिए तो तुम थक गए, क्योंकि तुमने वर्क किया, और वो वर्क उसकी पोटेंशियल एनर्जी में नजर आ रहा है। किसी बॉल को थ्रो करने में भी वर्क किया तुमने, इसीलिए तो उस बॉल की काइनेटिक एनर्जी में, स्पीड में नजर आ रहा है। यही चीज है, वर्क एनर्जी में चेंज होता रहता है, एनर्जी वर्क में कोरिलेटेड है डायरेक्टली, बिल्कुल। तो अगर इस चार्ज को यहां लाने में हमको कुछ वर्क करना पड़ रहा है, इसका मतलब है कि ये चार्ज यहां कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी बना रहा है। एनर्जी यू, पोटेंशियल एनर्जी। आई बात समझ में? और कितनी बना रहा होगा ये कैसे पता चलेगा?
अगर हमको इस पॉइंट का पोटेंशियल मालूम है तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी बना रहा होगा ये कैसे पता चलेगा? सर ये जो फॉर्मूला गिवन है उससे वी के फॉर्मूला से एक तो ये हो गया कि हाँ चलो ठीक है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समथिंग क्यू बाई Q1 ले लेते हैं या फिर Q रहने देते हैं, चलो Q बाई R। ये तो इस यहाँ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी ये कैसे पता चलेगा? पोटेंशियल एनर्जी जानने के लिए हमको दूसरे चार्ज की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि वर्क उस बेसिस पे तय नहीं हो सकता, वर्क दूसरा चार्ज लाएंगे तो पता चलेगा कितना वर्क करना पड़ा, है ना? जैसे कि तुम में सिर्फ उतना ही पोटेंशियल नहीं था जितना तुमने सामान ऊपर उठा के रखा, हो सकता है और रख सकते हो। बात ये है, तो क्या लेके आ रहे हैं या कौन कर रहा है वर्क या किस पे किया जा रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। छोटे छोटे हैं तो बहुत सारा कर सकते हो दूसरा, ये मतलब है। तो इस दूसरे चार्ज पे भी डिपेंडेंट है वर्क। वर्क हमेशा डिपेंडेंट है तो एनर्जी भी डिपेंडेंट हुई। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं डिपेंडेंट था, वो अलग बात है, लेकिन वर्क तो डिपेंडेंट है ना, तो एनर्जी भी डिपेंडेंट है। आई बात समझ में कि किसको लेके आ रहे हैं? तो अगर हम क्यू नॉट को लेके आ रहे हैं तो क्यू नॉट को यहां रखने में हमको कितना वर्क करना पड़ना चाहिए, सोचो बताओ, खुद ही बताओ। क्यू नॉट को हम ऐसे पॉइंट पे लेके आ रहे हैं जिस पॉइंट का सर दोनों के पोटेंशियल बीच में जितना फोर्स है उसको ना। ना, वो सब से नहीं देखेंगे, सिंपल W इज इक्वल टू क्यू वी, क्यू नॉट वी एक्चुअली, क्योंकि क्यू नॉट वाला चार्ज को हम लेके आ रहे हैं, यहाँ टेस्ट चार्ज आता है हमेशा, याद रखना। कुछ आई बात समझ में? जब वर्क इतना करना पड़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी तो इतनी ही स्टोर होगी ना। क्लियर है? यस तो वर्क इज इक्वल टू क्यू सर। नॉट भाई वी। डेल्टा यू क्या है? डेल्टा यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, ये तो वर्क है ना, ये तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इक्वल होते हैं ओके दोनों। सर। पोटेंशियल एनर्जी समथिंग U1 थी, U2 हो गई, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी U1 माइनस U2। ठीक है, चेंज हुई ना, क्लियर? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यस तो यहाँ पे W इज इक्वल टू क्यू नॉट वी, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू नॉट वी। तो अगर हम क्यू नॉट वी कर देते हैं तो क्या आएगा? ये आ जाएगा। तो यही है, समझ में आई बात? यस सर। लेकिन अब जब हम इसको उठा के यहाँ पे रख चुके होंगे, क्यू नॉट को ले आए यहाँ पे, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ? R। 0 सर। तो इसीलिए हाँ ये आर R। आर आर। हाँ, तो इसीलिए ये R। ठीक, यहाँ पे इन लोगों ने जो कन्वेंशंस लिए हैं उसमें इसको 1 लिया, इसको 2 लिया, तो यहाँ पे भी ये 1 ये 2 आया। दूसरा यहाँ पे भी ये 2 आएगा क्योंकि हम 1 के पोटेंशियल वाले एरिया में 2 को लेके आ रहे हैं, तो ये आएगा, वर्क होगा। तो यहाँ पे भी ये चीज 2 होगी। ठीक, और नीचे R12 आने लगेगा, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम 1 to 2, 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस R12 नोटेशन है, तुम सिर्फ R भी ले सकते हो। ठीक है, लेकिन अभी कई सारे दिखाने वाले हैं ना ये, इसलिए इन्होंने ये नोटेशन लिया है। समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है, देखो तो ये चीज क्लियर है ना कि V1 पोटेंशियल समथिंग Q1 चार्ज बना रहा है कहीं पे, उसके इन्फ्लुएंस में हम Q2 चार्ज को लेके आ रहे हैं। ठीक, तो इतना पोटेंशियल बनेगा। ठीक, क्योंकि इतना तो V था और Q2V हो जाएगा पोटेंशियल, W इज इक्वल टू Q2V, तो इसीलिए ये आ गया। समझ में आया? लेकिन इसको लाने में कितना पोटेंशियल लगा होगा, मतलब कितना एनर्जी खर्च हुई होगी? यानी कि अभी यहाँ पे कोई चार्ज नहीं था, तो एक चार्ज को ऐसी जगह पे लाने में जहां पहले से कोई चार्ज नहीं है, कितना वर्क लगेगा, कितना वर्क करना पड़ेगा? क्योंकि देखो सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है, तो ये सिस्टम बनाएगा कौन? हम लोग। चाहे हम लोग एक साथ सारे चार्जेस को उठा के ला के रख दें कहीं कहीं पे, और चाहे हम एक एक करके लेके आए, तो यहाँ पे पहले इन्होंने एक एक करके लाना ज्यादा प्रेफर किया है ताकि तुम लोग को समझ में आए एक्चुअली हो कैसे रहा है ये। समझ में आई बात? तो पहले हम Q1 लेके आएंगे। अगर हम खाली स्पेस में Q1 लेके आए तो कितना वर्क करना पड़ेगा? हम कह रहे हैं इस पॉइंट पे लेके आना है, ये P पॉइंट है, बताओ वर्क Q1 को लेके आना है, फिलहाल इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं,
अगल बगल से नहीं। पता है किसी को? सर एक और बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए सर। अब तो बता दिया, W इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन ये था कि अगर कोई स्पेस है, जैसे ये पेज, उस पर हमने एक पॉइंट सेलेक्ट किया, वहां पे हमें एक चार्ज को लेके आना है, कितना वर्क करना पड़ेगा? 0। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो थी ही नहीं कोई। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बनाता? दूसरा कोई चार्ज। दूसरा कोई चार्ज यहाँ था नहीं पहले से, तो कौन बनाएगा? कोई नहीं। तो पोटेंशियल भी कोई क्रिएट नहीं कर सकता, इसीलिए वर्क हो गया 0। क्योंकि वर्क वर्क होता Q1V, लेकिन ये V तो था ही नहीं कहीं। यहाँ पे पोटेंशियल बनाएगा कौन पहले से? कोई नहीं, कोई दूसरा चार्ज है ही नहीं आसपास, तो कैसे बनाएगा? जब ये V 0 है तो W इज इक्वल टू 0 नहीं हो गया? W1 अगर बोल दें तो। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक। अब लेकिन Q1 आ चुका है, यानी कि अब नेक्स्ट स्टेज क्या है कि इस P पॉइंट पे Q1 पहले से रखा हुआ है। अब किसी दूसरे पॉइंट, मान लो P पे, हम Q2 जब लेके आएंगे तो ये सिनेरियो होगा। ठीक है, वो पॉइंट इससे R डिस्टेंस पे है। तो अब ये चार्ज पहले से प्रेजेंट है यहाँ पे समथिंग पोटेंशियल बनाने के लिए, V1। तो इस V1 पोटेंशियल पे हमको Q2 चार्ज को लाके रखना है, इसीलिए वर्क करना पड़ेगा Q2 V1। और V1 की जब वैल्यू रखोगे तो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय R12, यानी कि 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस, यहाँ वाला डिस्टेंस, ये वाला। ठीक, सबको क्लियर समझ में आया? क्योंकि Q2 आया Q1 के इन्फ्लुएंस में, लेकिन Q1 किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आया था, कोई था ही नहीं ना वहां पे, तब तो वर्क करना ही नहीं पड़ा। लेकिन Q2 जब आया तो Q1 था, तो इसीलिए वर्क करना पड़ा। ठीक है, तो उल्टा करते तो क्या होता? तब भी सेम चीज आती। बात यह है कि पहले Q2 को ले आते हैं हम यहाँ पे, तो Q2 को ले आते हैं तो Q2 को लाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ता, 0। Q2 आ चुका, अब Q2 के इन्फ्लुएंस में Q1 को लेके आएंगे, तो Q2 के इन्फ्लुएंस में पोटेंशियल V2 क्रिएट हो रहा होगा, और पोटेंशियल V2 के में हम Q1 को अगर लेके आते हैं तो वर्क हो जाएगा Q1 V2। आई बात समझ में? इसीलिए ये भी वही चीज, सेम चीज आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12, एग्जैक्टली सेम, कुछ अलग नहीं। यानी कि हम पहले Q1 को लाएं या पहले Q2 को लाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर हुआ सबको? हाँ सर। सर अब अभी तीस, हाँ, सर अभी क्लास कितनी देर और चलेगी? बस 5 या 10 मिनट, मैक्सिमम 10 मिनट, ठीक है सर। उसके बाद खत्म। ठीक है, ये पॉइंट पे मान लो अब Q1 आ चुका है और समथिंग किसी पॉइंट पे Q2 आ चुका है। अब ये दोनों यहाँ आ चुके हैं। अब इन दोनों के इन्फ्लुएंस में हम Q3 को समथिंग किसी पॉइंट पे लेके आए, तो Q3 को इनफाइनाइट से उठा के लाए इस पॉइंट पे, तो क्या होगा? तो ये दोनों यहाँ पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल बना रहे होंगे। Q1 का हाँ सर। पोटेंशियल यहाँ पे V1 समथिंग, और Q2 का पोटेंशियल भी यहाँ पे समथिंग V2, दोनों का ऐड। इन सर दोनों Q3 भी के, तो होगा। वो तो बाद में आएगा ना। Q3 इन दोनों पोटेंशियल के इन्फ्लुएंस में आ रहा है, अभी आया नहीं है। जब ओके Q3 होगा तो हम Q4 को लेके आएंगे, फिर वो इन तीनों के पोटेंशियल के उसमें आएगा, समझे? तो अगर हम यस। सिस्टम ऑफ चार्जेस इस तरह बनाना चाहते हैं तो ये चीज आएगी। तो जब हम ये Q3 को लेके आएंगे तो इन दोनों का इन्फ्लुएंस है, तो एक एक करके देखते हैं। एक का इन्फ्लुएंस V1 वाला, एक का इन्फ्लुएंस V2 वाला। ठीक है, तो अगर हम एक को पहले मिटा दें, सिर्फ एक का देखें, तो यहाँ क्या होता? सिर्फ ये आता। तो एक की वजह से वर्क Q3 पे, Q1 की वजह से वर्क कितना आएगा? Q3 V1 आएगा ना, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 Q1 बाई R13। सॉरी, समझ में आया? Q3 को हम सिर्फ अभी V1 के इन्फ्लुएंस में लेके आए, लेकिन अब हम इसको हटा दें। अब हम देखें कि यहाँ पे Q2 था, एक एक करके देख के दोनों को ऐड कर देंगे, और कुछ नहीं है। तो ये V2 इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहा होगा, तो W23 ये आएगा Q3 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 डिवाइड बाय R13। क्यों? क्योंकि W आया होगा Q3 V2, V2 में
Q2 बाई ये रहा होगा और Q3 यहाँ पे दिख रहा है, देखो। समझ में आ रहा है या तुम लोगों के ऊपर जा रहा है? सच बताना अभी। सर थोड़ा थोड़ा आ रहा है, थोड़ा थोड़ा ऊपर से जा रहा है। प्रियांशु, सेम मेरे साथ भी यही हो रहा है। तुम थी कहाँ? तुम जिंदा भी हो यहाँ पे? लग तो नहीं रहा इतनी देर से। झूठ। अरे तुम जागी हो मैं? नहीं नहीं, उतनी देर से तुम्हारा कोई जवाब नहीं आ रहा था, तुमको कंसीडर नहीं किया जा रहा है। प्रियांशु, समझ में आ रहा है या ऊपर अल्लाह, से? तुम मुझे जीता जी मत मारो यार। चुप रहो, जागी हूँ मैं, चुप तो मैं रहो, जागी हूँ। अभी तो चुप रहो। ये क्यों? क्लास खत्म होने वाली है इसलिए। चलो, अगर तुम लोगों को ज़्यादा डाउट अभी आ रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको करेंगे, ठीक है? सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से, क्योंकि बात ये है, ये थोड़ा सा तुम लोगों को कंफ्यूज कर रहा है और करेगा भी, क्योंकि अभी तो हमने 2 लिए हैं, अभी आगे और आ रहे हैं, देखो। अब 2 के बाद तीसरा चार्ज आएगा। वो तीसरा चार्ज उन दोनों के इन्फ्लुएंस में रहेगा, तो दोनों का पोटेंशियल यूज होने वाला है। समझ में आ रही बात? तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी उन सबकी मिला के हो जाएगी, ठीक? इसीलिए अभी शायद कंफ्यूजन आ रहा है, रहने दो, ये नेक्स्ट टाइम पे बताएंगे। क्लियर? ओके सर। लेकिन तुम लोग थोड़ा सा अटेंटिव रहो और पहले की क्लासेस अटेंड कर लिया करो, नहीं तो पहले से कम लेक्चर देख लिया करो, कंफ्यूजन्स कम आएंगी तो टाइम कम लगेगा आगे समझाने में, ठीक है? और पीछे की चीजें समझाने में टाइम थोड़ा कम लगेगा। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं पूछने हैं, पूछो, क्योंकि हम सारे जवाब देने को पूरी तैयार हैं, लेकिन थोड़ा टाइम की प्रॉब्लम है ना, इस वजह से कह रहे हैं कि अटेंटिव ज्यादा रहो। और दूसरा कि पहले वाले लेक्चर्स छोड़ा मत करो, वो छोड़ने की वजह से आधी प्रॉब्लम है, थोड़ा कम समझ में आता है। हम्म तो वो करते रहोगे तो एक फ्लो में चल सकते हैं जल्दी थोड़ा। क्लियर है? चलो, कोई यस दिक्कत सर। नहीं है, ये हम लोग कर लेंगे आगे। आगे का जल्दी जल्दी हो जाएगा। शुरू शुरू में हर चैप्टर के स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है और बाद में कम लगता है, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा सा उसका बेसिक समझना पड़ता है, उस चैप्टर का मोटिव समझना पड़ता है, आखिर ये चैप्टर वाले करना क्या चाह रहे हैं, ठीक? चलो फिर, कुछ और अभी किसी को कुछ पूछना है तो बताओ, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। नहीं पूछना सर, है किसी क्लियर को? है। सब लोग अपना कंफर्मेशन दे दो, किसी को कुछ पूछना है? नो नो सर। सर। ठीक है। नो और सर। हर्ष? नो सर। और ये अलीना, जिंदा हो? हाँ हाँ, मैं पूछना है? जिंदा हूँ, तुम नहीं पूछना है? पूछते। पूछना है? नहीं, चलो ठीक है, फिर क्लास ओवर, खत्म करते हैं।